लास्ट पार्ट प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नाम सुना है? कोचिंग वाले इसको कभी कभी 11th के साथ ले लेते हैं, ठीक है, प्योरिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑर्गेनिक कंपाउंड में। लेकिन मैं इसको लास्ट में इसलिए लेता हूँ कि पूरी रिएक्शन जो सेगमेंट बच्चा पढ़ चुका है तो उसी को कहीं ना कहीं यहाँ दिखाना होता है, तो करना काफी आसान हो जाता है। चलिए बताइए, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पीओसी, इसका क्या मतलब है? चलिए सोचते हैं। लैब में कल्पना करो आप हो, आपको एक कंटेनर में यहाँ पे कोई कंपाउंड दे दिया और आपसे बोला कि बताओ ये जो कंपाउंड है ये कंपाउंड क्या है, तो क्या करोगे? टेस्ट करोगे। ऐसा तो है नहीं कि कोई कंपाउंड दे दिया है तो आप उसको चखोगे और चख के देखोगे कि मीठा है, खट्टा है, कैसा है, ऐसा नहीं करोगे ना, ठीक है? क्योंकि ऐसा अगर गलती से कर दिया और वो साइनाइड निकल गया तो होगा क्या? हाँ, आपका हैप्पी बर्थडे हो जाएगा और अगला जन्म फिर से लेना होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए, ठीक है? और पता नहीं अगले जन्म में तुम इंसान बनोगे क्या बनोगे मालूम ही नहीं है, ठीक है? इसलिए सारा का सारा काम हम लैब टेस्ट के थ्रू करते हैं और लैब के टेस्ट के थ्रू करते हुए आइडेंटिफाई करते हैं कि दिया हुआ कंपाउंड कौन सा है। तो इसी पर्टिकुलर प्रोसेस को एक सिंपल नाम देते हैं, वो क्या है? प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मतलब अननोन कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना, वही क्या है? पीओसी है। क्लियर है ना? तो किसी अननोन कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना होगा तो कुछ स्टेप्स होते हैं, उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना होता है। तो उन स्टेप्स में सबसे पहला काम क्या होता है? उसको ध्यान से देखना होता है। ध्यान से क्या करना होता है? देखना होता है, ठीक है? उसी को हम बोलते हैं फिजिकल ऑब्जर्वेशन। तो ध्यान से देखने से होगा क्या? या तो सॉलिड होगा या तो लिक्विड होगा, गैस नॉर्मल में आपको देगा नहीं क्योंकि तो उड़ जाएगा। बस में आगे या तो सॉलिड होगा या तो लिक्विड होगा। तो थ्योरेटिकली हम सॉलिड लिक्विड की बात करते हैं, लेकिन जो आपको मिलता है वो मेनली सॉलिड होता है। बस में आगे, तो अगर वो सॉलिड है तो उसका कलर देखते हैं कि भाई किस कलर का है, क्या वो व्हाइट कलर का है, येलो कलर का है, ग्रीन है, रेड है, किस कलर का है? तो इससे हमारे दिमाग में कुछ हाइपोथेटिकल पिक्चर बनता है कि शायद ये हो सकता है। जैसे अगर मॉलिक्यूल में अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो वो नॉर्मली व्हाइट होता है। बस में आगे, अगर सिस्टम का नाइट्रोजन है तो नॉर्मली ये येलो होता है। बस में आगे, तो अगर वो येलो दिखाई दे रहा है तो इंडिकेट करता है कि शायद नाइट्रोजन होगा, है या नहीं, वो बात की बात है, लेकिन शायद नाइट्रोजन होगा। अगर वो कलरलेस दिखाई दे रहा है तो शायद कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, शायद फिनॉल होगा। बस में आगे, उसको हम महकते हैं। महकते हैं मतलब उसके अंदर से स्मेल देखने की कोशिश करते हैं। अगर उससे फ्रूटी स्मेल आ रही है तो इसका इंडिकेशन क्या है? कि इसके अंदर एस्टर लिंकेज हो सकता है या नहीं, आगे हम टेस्ट कर लेंगे। लेकिन एक हाइपोथेटिकल पिक्चर बनता है कि इसके अंदर एस्टर हो सकता है। अमोनिकल स्मेल आ रहा है तो इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं इसके अंदर अमाइड लिंकेज हो सकता है। तो इसके बेसिस पर कोई हाइपोथेटिकल पिक्चर बनाते हैं कि जो कंपाउंड होगा हमको इस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। तो इसी को जो नाम देते हैं वो क्या बोलते हैं? फिजिकल ऑब्जर्वेशन। चलो लिखते रहो, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें लिखो, आइडेंटिफाइंग अननोन कंपाउंड इज सिंपली प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आइडेंटिफाइंग unknown organic compound is POC. It involves following steps. It involves following steps. इसमें पहला कौन सा है? फिजिकल ऑब्जर्वेशन। फिजिकल ऑब्जर्वेशन। तो इसमें हम मेनली जिसकी बात करते हैं वो किसका है? स्टेट। ये जो स्टेट है क्या वो इसका सॉलिड है या इसका लिक्विड है या इसका गैस है, ठीक है? हम इसमें बात करते हैं स्मेल। स्मेल कैसा है? अगर ये फ्रूटी स्मेल दे रहा है, फ्रूटी स्मेल दे रहा है, तो ये इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं एस्टर हो सकता है। बस में आगे, इसके अंदर अमोनिकल स्मेल हो रहा है, अमोनिकल अमोनिकल स्मेल हो रहा है, तो ये इंडिकेट करता है कि सिस्टम के अंदर अमाइड हो सकता है। बस में आगे, अगर स्टेट वाइज देखा जाए, अगर ये कलरलेस है तो इंडिकेट करता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकती है, फिनॉल वगैरह ये हो सकता है। बस में आगे, इसके अंदर अगर मान लो येलो कलर दिखाई देता है, येलो कलर दिखाई देता है तो इंडिकेट करता है कि शायद इसके अंदर अमीन्स हो सकते हैं, नाइट्रो कंपाउंड हो सकता है, ये नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड हो सकते हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड हो सकते हैं, मेनली नाइट्रो वगैरह होते हैं। चलिए बनाइए, लिखिए।
आगे बढ़े। चलिए यहां से हमने एक पिक्चर बनाया बेटा कि अगर वो स्टेट वाइज देखा जाए सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, तो मेनली आपको सॉलिड ही देगा। ठीक है, स्मेल से पता कर लेते हैं कि किस तरह की चीजें हो सकती हैं। ठीक है, आपका कलर से पता कर लेते हैं या स्मेल से पता कर लेते हैं कि किस तरह की चीजें होने की संभावना है। बैठो। आपको ध्यान रखना है उसको, ठीक है, कि हिले डुले नहीं। बैग को चाहो तो रख दो बाहर या इधर नीचे कहीं रख लो। आगे बढ़े। चलिए, तो यहां से आपने एक हाइपोथेटिकल पिक्चर बना लिया कि क्या हो सकता है। बस में आगे। अब दूसरा जो काम करते हैं, वो दूसरा काम क्या करते हैं, दूसरा करते हैं सॉल्युबिलिटी टेस्ट। इसका क्या मतलब होता है, सॉल्युबिलिटी टेस्ट का मतलब होता है कि उसको अलग अलग मीडियम में घोलते हैं। जैसे मान लो पहले पानी में घोला और पानी में घुल गया, तो क्या इंडिकेट करता है, इंडिकेट करता है कि कंपाउंड का लो मॉलिक्यूलर मास है और इसके अंदर ऐसा कोई फंक्शनल ग्रुप मौजूद है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। बस में आगे। वो पानी में नहीं घोला तो उसको किस में घोलते हैं, एसिड में घोलते हैं। बस में आगे। और सबसे पहले हम HCl में डालने की कोशिश करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड में डालने की कोशिश करते हैं, वहां घुल गया। तो एसिड में घुल गया मतलब क्या है कि कोई ना कोई बेस होगा जो बेस एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बना रहा है। बस में आगे। फिर इसको हम किसी बेस में डालते हैं, तो पहले बेस में डालते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट, और सोडियम बाई कार्बोनेट में घुल गया मतलब कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है जिसका एसिडिक कैरेक्टर कार्बोक्सिलिक एसिड का बराबर या इससे ज्यादा है, जो कि सॉल्ट बना रहा है। अगर उसमें भी नहीं घुला तो हम स्ट्रॉन्ग बेस में घोलते हैं, जैसे NaOH में घोलते हैं। उसमें घुल गया, इसका मतलब क्या है, ये वीक एसिड है जो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट बना दे रहा है। बस में आगे। तो इसके बेसिस पर हाइपोथेटिकल पिक्चर बनाते हैं कि क्या उसका मास छोटा है, ज्यादा है, ठीक है, एसिड है, बेस है, उसका पता करने के लिए क्या करते हैं, सॉल्युबिलिटी टेस्ट। बस में आगे। तो सॉल्युबिलिटी टेस्ट में सबसे पहले आसानी से मिलने वाला वो कौन सा है, पानी। अगर पानी में डाला और अगर ये सॉल्युबल हो गया, सॉल्यूबल हो गया, तो इंडिकेट क्या करता है, इंडिकेट करता है कि इसके अंदर ऐसे फंक्शनल ग्रुप है विच कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, विच कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा होगा और साथ में लो मॉलिक्यूलर मास होगा, लो मॉलिक्यूलर मास होगा, तभी कहीं ना कहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बनाएगा। दूसरा क्या है कि अगर पानी में सॉल्युबल नहीं है और अगर ये HCl वगैरह में सॉल्युबल करने की कोशिश करें और ये सॉल्युबल हो जाए, तो ये इंडिकेट क्या करता है, ये इंडिकेट करता है कि सिस्टम के अंदर कोई ना कोई बेसिक ग्रुप है, बेसिक ग्रुप है। इनडायरेक्टली आपके लेवल पे NH2 ग्रुप मौजूद है। बस में आगे। वही NH2 ग्रुप एनिलीन होगा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमीन होगा, जो इसके द्वारा कहीं ना कहीं सॉल्ट बना देगा। बस में आगे। अगर HCl में भी नहीं खुला तो उसको घोलते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट में, मतलब आपका ये वीक बेस में। और जो वीक बेस में घोला और इसमें घुल गया, तो ये इंडिकेट करता है कि इसके अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। और कौन हो सकता है कि जिसका एसिडिक कैरेक्टर कार्बोक्सिलिक एसिड का बराबर या उससे ज्यादा होता है। तो मेनली आपके लेवल पे कार्बोक्सिलिक एसिड का ये टेस्ट होता है। बस में आगे। अगर इसमें भी नहीं घुला तो उस केस में हम स्ट्रॉन्ग बेस डालते हैं NaOH, और NaOH में अगर घुल गया तो इसका मतलब क्या है, ये वीक एसिड है। ये कैसा है, वीक एसिड है। आपके लेवल पे नॉर्मली कौन सा है, ये फिनॉल है। बस में आगे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को टेस्ट करने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट डालते हैं और फिनॉल को टेस्ट करने के लिए NaOH डालते हैं। बस में आगे। अमीन को टेस्ट करने के लिए हम HCl डालते हैं। और जैसे यूरिया वगैरह है, ये है या नहीं है, ठीक है, उन पर्टिकुलर को टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं, हम इसको पानी में घोल देते हैं। तो यूरिया के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की टेंडेंसी है और लो मॉलिक्यूलर मास है, वो पानी में भी सॉल्युबल हो जाएगा। बस में आगे। चलो बनाओ, देखो। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सोडियम बाई कार्बोनेट किसका टेस्ट है, कार्बोक्सिलिक एसिड। बस में आगे। या अगर अच्छे लेवल पे सोचें तो जिसका भी एसिडिक कैरेक्टर कार्बोक्सिलिक एसिड का बराबर या उससे ज्यादा है। तो क्या आप लोगों को एसिड का ऑर्डर याद है, सबसे पहले कौन सा था, सल्फोनिक एसिड, वो भी सॉल्युबल हो जाएगा। दूसरा एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, वो भी सॉल्युबल हो जाएगा। तीसरा एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, वो भी सॉल्युबल हो जाएगा। तो इतना सॉल्युबल हो जाएंगे, इसके आगे वाले नहीं। इसके आगे कौन सा था, फिनॉल, फिर वाटर, फिर अल्कोहल, फिर
साइक्लोपेंटाडाइइन, फिर अल्काइन, टर्मिनल अल्काइन, फिर अमोनिया, ऐसा था ना। तो इसका तो जब कार्बोक्सिलिक एसिड के इधर वाले वो सॉल्युबल होंगे, लेकिन फिनॉल और इधर वाले सॉल्युबल नहीं होंगे। लेकिन स्पेसिफिक फिनॉल को भी देखना है कि उसके अंदर भी एसिडिक हाइड्रोजन है, वो सॉल्युबल है या नहीं है। तो वो जिसमें सॉल्युबल होगा वो कौन सा है, NaOH। बस में आगे। तो इसलिए कभी कभी कोचिंग वाले कहते हैं कि फिनॉल को कार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे सेपरेट करोगे। बस में आगे। तो फिनॉल को कार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे सेपरेट करोगे, उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट डालोगे। तो सोडियम बाइकार्बोनेट डालोगे तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो सॉल्ट बना के आगे बढ़ जाएगा, लेकिन जो फिनॉल होगा वो सॉल्ट नहीं बनाएगा। बस में आगे। तो क्या सेपरेट कर दिया, नहीं कर दिया। बस में आगे। कभी कभी कहेगा कि एनिलीन को और कार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे ये सेपरेट करोगे, तो इसमें या तो HCl डाल दो या तो ये डाल दो। तो HCl डाल दिया तो एनिलीन सॉल्ट बना लेगा और ये एसिड सॉल्ट नहीं बनाएगा, और ये डाल दिया तो एसिड सॉल्ट बना लेगा, अमीन सॉल्ट नहीं बनाएगा। बस में आगे। तो कहने का मतलब ये कि एक का रिएक्शन होना चाहिए, दूसरे का रिएक्शन नहीं होना चाहिए, तो हम डिस्टिंग्विश कर लेंगे। लेकिन दोनों को दोनों रिएक्शन करे या दोनों रिएक्शन ना करे तो डिस्टिंग्विश नहीं होगा। एनिलीन डालोगे तो HCl के साथ सॉल्ट बना लेगा ना, एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है। लेकिन ये एनिलीन इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा, तो उसका एसिडिक कैरेक्टर इतना नहीं है कि इसके द्वारा सॉल्ट बना ले। सेपरेट मतलब दोनों को एक कंटेनर में डाल दिया है, तुमसे बोल रहा है कि कैसे इसको अलग करोगे, डिस्टिंग्विश करोगे। तो एक सॉल्ट बना लेगा, वाटर में कहीं कहीं क्या होगा, वो डिसॉल्व होके प्रेसिपिटेट के रूप में चला आएगा, ठीक है। प्रेसिपिटेट ना बोले बल्कि ये उसको क्या बोलते हैं, सॉल्युबल पार्ट जो होगा वो इसका चला आया, और जो नहीं सॉल्युबल हुआ वो प्रेसिपिटेट के रूप में ऊपर कहीं ना कहीं रह जाएगा। नहीं, एनिलीन बेसिक है, ठीक है। और ज्यादा ज्यादा उसकी एसिड बेस के बीच में रिएक्शन मत कराओ, तो पता चले एनिलीन जो लेके चल रहे हैं उसका एसिडिक कैरेक्टर इतना ज्यादा नहीं है कि इसके प्रोटॉन को खींच पाए ये बेस। बस में ये भी तुम्हारा बेसिक ही तो है और ये भी बेसिक ही है, लेकिन इतना ज्यादा वो बेसिक नहीं है कि इसके प्रोटॉन को खींच पाए। इसके प्रोटॉन को खींचने का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए। कौन सा चाहिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बस में आगे। ऐसा सोचो कि यहाँ पे प्रोटॉन हटाकर निगेटिव चार्ज बना रहे हैं और यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, तो ऑक्सीजन के पास निगेटिव ज्यादा स्टेबल होगा नाइट्रोजन के पास, ऑक्सीजन के पास, इसलिए इधर से इधर नहीं जाता है। लेकिन इसके साथ अच्छी बुरी बात क्या होती है कि जब इसका रिएक्शन तुमने कार्बोक्सिलिक एसिड से करा दिया और निगेटिव चार्ज बनाया, तो इधर कीटोन का माइनस एम लगा होता है और यहाँ एसिड का माइनस एम लगा होता है, तो कीटोन का माइनस एम ज्यादा होता है, इसलिए रिएक्शन आगे बढ़ जाता है। बस में आगे। कभी कभी परेशान करने का मन करे तो कोचिंग वाले क्या करते हैं कि फिनॉल के डेरिवेटिव्स में नाइट्रो ग्रुप लगाकर क्वेश्चन पूछ लेगा। बस में आगे। एक नाइट्रो लगाया फिनॉल में, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा या कम होगा, बढ़ेगा। 2 लगा दिया और बढ़ेगा, 3 लगा दिया और बढ़ेगा। तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल कौन सा कंपाउंड होता है, पिक्रिक एसिड। तो इसका एसिडिक कैरेक्टर लगभग सल्फ्यूरिक एसिड के आसपास पहुंच जाता है। तो जब पिक्रिक एसिड का रिएक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट से कराएं तो क्या सॉल्युबल होगा या नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा नहीं निकालेगा, निकालेगा, तो इनडायरेक्टली वो सॉल्युबल हो जाएगा। तो नॉर्मल पिक्चर में कार्बोक्सिलिक एसिड का टेस्ट होता है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। लेकिन कोचिंग वाले कभी कभी पिक्रिक एसिड वगैरह ले लें या कुछ ऐसा नाम दे के पूछ लें जिसका एसिडिक कैरेक्टर इससे ज्यादा हो, ठीक है, वो भी टेस्ट दे देगा। स्क्वायरिक एसिड वो देके दे देगा। बस में आगे। बस ये ध्यान रखना कि जिसका भी एसिडिक कैरेक्टर, घुमा के आकर कहानी ये है कि अगर ये सबस्ट्रेट है और रिएजेंट तुमने ये डाल दिया है और ये प्रोडक्ट बना रहे हो, ये प्रोडक्ट बना रहे हो, तो यहाँ का निगेटिव चार्ज अगर ज्यादा स्टेबल है, यहाँ का निगेटिव चार्ज कम स्टेबल है, तो रिएक्शन आगे बढ़ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ का निगेटिव ज्यादा स्टेबल है, यहाँ का निगेटिव कम स्टेबल है, तो रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगा। बस में आगे। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड वाली बात क्यों कर रहे हैं कि यहाँ अगर ये कार्बोक्सिलिक एसिड है RCOOH और तुमने अगर सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन कराया, ऐसे रिएक्शन कराया, तो अगर ये बेस इसके प्रोटॉन को खींच ले तो क्या बना देगा, RCOO- ये बना देगा। तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज को स्टेबल कर रहा है कीटोन का माइनस एम और यहाँ पे निगेटिव चार्ज को स्टेबल कर रहा है एसिड का माइनस एम। तो एसिड का माइनस एम ज्यादा होता है, कीटोन का माइनस एम ज्यादा होता है, कीटोन का, तो ये ज्यादा स्टेबल है कम स्टेबल है, इसलिए रिएक्शन आगे बढ़ जाता है। लेकिन यही भी अगर फिनॉल होता, यही अगर फिनॉल होता और फिनॉल का सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन कराते तो यहाँ ये फिनॉक्साइड बना रहा होता। बस में आगे। तो फिनॉक्साइड में कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है जो पैसा खींच रहा है, और इसमें तुम्हारा है CO का माइनस में जो पैसा खींच रहा है, तो ये ज्यादा स्टेबल है कि ये ज्यादा स्टेबल है, ऊपर वाला। और जब ये ज्यादा स्टेबल है इसलिए रिएक्शन आगे नहीं जाता है। बस में आगे। कहीं भी फंस जाओ तो बस इंपॉर्टेंट यही है कि प्रोडक्ट अगर ज्यादा स्टेबल है, रिएक्टेंट कम स्टेबल है, तो रिएक्शन आगे भेज देना। लेकिन अगर ये ज्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है, तो रिएक्शन पीछे रहेगा। बस में आगे। तो पहला अपने फिजिकल ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे कुछ दिमाग में थॉट बैठाया, फिर दूसरा इसको ठंड में पानी में घोला, ठंड में पानी में घोला, ठीक है। बहुत सारी दुनिया तो नहाती ही नहीं है, इसको बेचारे को नहला रहे हो, किसमें नहला रहे हो, ठंडे पानी में, गुड। उसके बाद बेचारा पानी में नहीं नहाया तो किसमें नहला रहे हो,
गरम, हाँ गरम में भी कर लो ठीक है, गरम में भी कर लो, जैसे बेंजोइक एसिड्स वगैरह है, ठीक है, तो नॉर्मल पिक्चर में बेंजीन मौजूद है, और जब बेंजीन मौजूद है तो नॉर्मल पिक्चर में पानी में नहीं घुलेगा, ठंडे पानी में भी नहीं घुलेगा, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, तो इसका तो जब गर्म करोगे तो बेंजोइक एसिड पानी में घुल जाता है। बस में इससे थोड़ा बहुत पता चल जाता है कि मास वगैरह में थोड़ा कम है या ज्यादा है, तो ठंडा पानी से गर्म पानी से अलग कर लिया, फिर क्या किया, एसिड में डाला, उसका बाद क्या किया, वीक बेस में डाला, फिर क्या किया, स्ट्रॉन्ग बेस में डाला। बस में आगे इससे कुछ पिक्चर बनाया कि लो मॉलिकुलर मास है, क्या वो बेस है, क्या वो एसिड है, एसिड है तो स्ट्रॉन्ग है या वीक है, उसे कुछ पिक्चर बनाया। बस में आगे इतना काम करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, ये पता करते हैं कि जो कंपाउंड दिया है वो एलिफेटिक है या एरोमेटिक है, मतलब उसमें बेंजीन सोचे भी है ना सोचे, बस में आगे वो एलिफेटिक है एरोमेटिक है, इसको कैसे टेस्ट करते हैं, उसको जलाकर करते क्या है, एक चम्मच लेते हैं, ठीक है, चम्मच लेते हैं, तो केमिस्ट्री में उसे क्या बोलते हैं, स्पैचुला, चम्मच को स्पैचुला, उसी चम्मच में उस कंपाउंड को रखा, और रखने के बाद आके बस ले गए और उसको जलाया, और जलाया, और जलाने से अगर वो सूट देता है, सूट मतलब राख, बस में राख देता है, राख उड़ता है, तो इसका नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होगा, और नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होगा तो इंडिकेट करता है कि कंपाउंड कैसा है, एरोमेटिक है, एरोमेटिक है। लेकिन दूसरा, अगर ये नॉन सूटी फ्लेम देता है, नॉन सूटी फ्लेम मतलब सूट नहीं देता है, राख नहीं देता है, तो इंडिकेट करता है कि इसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन कम है, तो कम है तो इसका मतलब क्या है, ये आपका कैसा होगा, एलिफेटिक होगा। बस में आगे, और हम नॉर्मली ऐसा पिक्चर देखते हैं कि जिसमें भी कार्बन हाइड्रोजन का रेशियो 1 या उससे ज्यादा है, जिसमें भी कार्बन हाइड्रोजन का रेशियो क्या है, 1 या उससे ज्यादा है, तो इसका तो नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होगा, और नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होगा कि सारे के सारे कंपाउंड क्या देते हैं, सूट राख देते हैं। जैसे बेंजीन सोचो, तो बेंजीन में क्या है, C6 है, H6 है, तो रेशियो कितना आएगा, 1, तो ये सूट के साथ जलेगा। नेफ्थलीन सोचो, तो नेफ्थलीन जो सोचोगे तो नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर ये है, इसमें कार्बन कितने हैं, 10 है ना, 6 7 8 9 10, कार्बन 10, हाइड्रोजन कितने हैं, 8, 4 इधर कितने हो गए, 8, तो ये एक से ज्यादा है कम है, ज्यादा है तो ये भी सूट के साथ जलेगा, और जितना ज्यादा रेशियो होगा उतना ज्यादा कार्बन होगा, उतना ज्यादा सूट होगा। बस मैं इसी तरह से अगर मैं एंथ्रासीन ले लूं, अब बताओ इसमें कितने कार्बन है, 14 है ना, 10 यहां जोड़ चुके हो, 4 ये होगा 14, तो कार्बन 14 है, हाइड्रोजन कितना है, 10, 4 2 6 और 4 10, तो ये रेशियो एक से और ज्यादा आएगा, और एक से और ज्यादा आएगा मतलब और ज्यादा सूट है, तो जितना ज्यादा कार्बन हाइड्रोजन का रेशियो आता है उतना ज्यादा सूट होता है। बस में आगे उतना ज्यादा सूट होता है, ये सूट एसएच कैसे हो गया, ठीक है चलिए ये होता है आपका सूट, राख वाला सूट ये है। बस में आगे चलिए एनालाइज करिए। अब इंपॉर्टेंट ये है बेटा, केमिस्ट्री के हिसाब से जिसमें कार्बन हाइड्रोजन का रेशियो एक से ज्यादा होता है वो सूट देता है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि एलिफेटिक में कार्बन हाइड्रोजन का रेशियो एक से ज्यादा नहीं हो सकता है, नॉर्मल पिक्चर में नहीं होता है। जैसे अल्केन ले लो, तो अल्केन ले लो, कि मीथेन ही ले लो, तो मीथेन CH4 है, तो कार्बन हाइड्रोजन का रेशियो क्या होगा, 1/4, मतलब एक से कम है ना। अगर आपने इथेन ले लिया C2H6, इसमें क्या है 1/3, बस में आगे, तो इसमें रेशियो नॉर्मली क्या होगा, कम होगा। लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड जिसमें रेशियो एक से ज्यादा होता है वो भी सूट देते हैं, जैसे मान लो एसिटिलीन है, तो एसिटिलीन है क्या C2H2, मतलब रेशियो कितना आएगा 1, ये भी सूट देता है। लेकिन नॉर्मल पिक्चर क्या है कि जितने एरोमेटिक होंगे सब देंगे, बस में आगे, लेकिन एलिफेटिक में कुछ ही होंगे जो देंगे, बाकी सब नहीं देंगे। तो जनरलाइज पिक्चर बना लेते हैं कि जो नॉन सूटी होता है वो एलिफेटिक होता है, और जो सूटी होता है वो एरोमेटिक होता है, याद रहेगा। चलो इसको पॉइंट के रूप में लिखो। एरोमेटिक कंपाउंड normally produce soot on burning. Aromatic compound normally produce soot on burning. इसको गर्म करते हैं, जलाते हैं, तो वो सूट देता है, राख देता है। While aliphatic compound do not produce soot. While aliphatic compound generally do not produce soot. While aliphatic compound generally do not produce soot. याद रहेगा, केमिस्ट्री क्या है कि जिसमें भी कार्बन हाइड्रोजन का रेशियो एक से ज्यादा होगा वो सब क्या देंगे, सूट देंगे। तो यहां तक की कहानी से आपने क्या पता कर लिया, यहां तक की कहानी से ये पता कर लिया कि क्या मुझे एरोमेटिक की तरफ जाना है, नहीं जाना है, क्या मुझे एरोमेटिक की तरफ जाना है, एलिफेटिक की तरफ जाना है।
इससे ये पता कर लिया कि क्या हमें लो मॉलिक्यूलर मास सोचना है कि हाई मॉलिक्यूलर मास सोचना है। इससे हमने ये पता कर लिया कि क्या हमको बेसिक ग्रुप की तरफ जाना है या एसिडिक ग्रुप की तरफ जाना है। इससे हमने ये पता कर लिया कि हमको स्ट्रॉन्ग एसिड की तरफ जाना है या वीक एसिड की तरफ जाना है। बस इतना काम हमने यहाँ से कर लिया। अब क्या करेंगे, अब इसके बाद कहानी में जो आता है वो किरदार किसका आता है, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। मतलब क्या है कि कहानी के अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है या नहीं है, बस में उसी को क्या बोलते हैं, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। तो इसमें दो टेस्ट है जो आपको दिमाग में रखना है। पहला कौन सा है, ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन का कलर कैसा होता है, ब्राउन टू रेड। तो अगर किसी अननोन कंपाउंड में अगर आपने ब्रोमीन वाटर डाला और ब्रोमीन वाटर डालने से अगर इसका ब्राउन कलर रेड कलर डीकलराइज हो जाए, डीकलराइज हो जाए, तो इंडिकेट क्या करता है कि सिस्टम के अंदर कार्बन कार्बन डबल, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। बस में आगे दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका होता है कौन सा, पढ़ा है ऑक्सीडेशन में, पहला नाम कौन सा था, बेयस रिएक्शन, याद आया। तो दूसरा कौन सा है, कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 बेयस रिएक्शन। कलर कैसा होता है, पर्पल टू पिंक। अगर इसको डालने से अगर ये डीकलराइज हो जाए, डीकलराइज हो जाए, तो ये भी इंडिकेट करता है कि कार्बन कार्बन डबल या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। बस में आगे, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को टेस्ट करने के लिए दो टेस्ट होते हैं, एक होता है ब्रोमीन वाटर और एक होता है कोल्ड अल्कलाइन KMnO4, जिसको हम नाम देते हैं बेयस रिएजेंट। बेयस रिएजेंट, चलो बनाओ लिखो। जब हम टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन की बात करें तो किसकी बात कर रहा है, कार्बन कार्बन डबल या कार्बन कार्बन ट्रिपल। बन जाएगा, रिमूवल ऑफ कलर, हाँ खुद का कलर हटा रहा है, ठीक है। ब्रोमीन जो है उसका कलर ब्राउन टू रेड है, डालने से उसका कलर गायब हो गया। तो ये जो जादू है, ये जादू क्या इंडिकेट करता है, कहीं ना कहीं रिएक्शन में इन्वॉल्व हुआ होगा, इसलिए कलर गायब हो रहा होगा। तो रिएक्शन तुमने अल्कीन अल्काइन का पढ़ा है, जो इसके ऊपर ब्रोमीन वाटर डालते हैं तो एक बीआर इधर एक बीआर इधर जुड़ जाता है, तो ब्रोमीन कंज्यूम हो गया तो कलर भी कंज्यूम हो गया। बस इसमें तुमने पढ़ा है कि जब बेयस रिएजेंट डालोगे तो 1,2 डाइऑल बन जाएगा, तो 1,2 डाइऑल बन जाएगा मतलब ये यूज हुआ तो इसका कलर भी यूज हो गया, और कलर यूज होगा मतलब कलर गायब हो गया, तो गायब हो गया मतलब क्या हो गया, डी कलराइज हो गया। बस में आगे वही 11th बच्चा रटता है कि ब्रोमीन वाटर होता क्या है, 12th तक आते हैं तो बच्चा जब पूरा पढ़ लेता है रिएक्शन तो उसको मालूम चल जाता है कि एक बीआर यहाँ एक बीआर यहाँ जुड़ेगा, एक OH यहाँ एक OH यहाँ जुड़ेगा। इसलिए PUC में लास्ट में पढ़ाता हूँ, पता नहीं क्यों कोचिंग वाले 11th क्लास में ही पढ़ा देते हैं, उनकी भी मजबूरी है क्योंकि जिन्होंने किताब लिखी है, कौन सी लिखी है, NCERT। तो NCERT के 11th क्लास का जो पहला टॉपिक है उसका नाम क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक, यही है ना। सोचिए 23 पेज की थ्योरी है, केवल पेज वाइज कितने हैं, 23, इसी 23 पेज की थ्योरी और साथ साथ इसी के अंदर क्वेश्चन, और इसी 23 पेज में सोचो NCERT ने क्या क्या भर रखा है, भर रखा है बेसिक, नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म और GOC, और इसके अलावा प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सोचो 23 पेज की थ्योरी को अगर किसी टीचर को दिया जाए कि भाई इसे पढ़ाओ तो कितने लेक्चर में पढ़ाएगा, 30 पेज ही तो हैं, ठीक है। प्रिंसिपल क्या कहे, 23 पेज की थ्योरी है पढ़ा दो, तो क्या कहेगा, 4 लेक्चर 5 लेक्चर 6 लेक्चर ही तो देगा, ऐसा नहीं कि 1000 लेक्चर दे देगा तो पढ़ाते रहो जिंदगी भर। बस में आगे, लेकिन ये 4-5 लेक्चर देगा, कोई पेज है 23, लेकिन दिक्कत क्या है कि यही पूरा कॉन्सेप्ट है। बस में आगे, और सोचो केवल इतने को लिखने में आप लोगों ने वॉल्यूम 1 वाली बुक को किया है ना, और वॉल्यूम 1 वाली बुक में कितने पेजेस हैं, कितने हैं, 586 तो 23 पेज की थ्योरी के लिए लिखने में और उसके क्वेश्चंस करने में मैंने 586 पेज को यूज किया है, और NCERT सोचो तो केवल 30 पेज में पूरी कहानी समझा देता है। बस में आप कितना कम उसने थ्योरी लिखा होगा, नहीं लिखा होगा। तो इसी के चक्कर में बच्चा क्या है कि रटता है, उसको लगता है कि ऑर्गेनिक को पता नहीं क्या आ जाता है, लेकिन सिस्टमेटिक अगर चीजों को बनाया होता तो इसका तो इतना दिमाग नहीं खराब होता और बच्चे प्रॉपर तरीके से कर लेते। कोचिंग वाले भी सोचो GOC कितना मन से पढ़ाते हैं, बस में आइसोमेरिज्म कितना मन से पढ़ाते हैं, यही तो इंपॉर्टेंट पार्ट है। रिएक्शन की सारी स्टीरियोकेमिस्ट्री यहीं से आने वाली है, रिएक्शन में कहाँ पॉजिटिव है कहाँ निगेटिव है, कितना पॉजिटिव है कितना निगेटिव है, सब GOC समझाने वाला है। और सोचिए इसी 23 पेज में NCERT ने सब कुछ समझा दिया, तो बच्चा कहाँ से देखेगा,
बात समझ में आ गई। इसलिए केमिस्ट्री ऑर्गेनिक में खासकर 11th क्लास के बच्चों को और 12th क्लास के बच्चों को डिफिकल्ट लगता है। उसको लगता है कि बड़ा खतरनाक है, पता नहीं कब क्या आ जाता है। लेकिन जब सिस्टमेटिक पढ़ोगे धीरे धीरे चीजें बन जाती हैं। चलिए यहाँ पे आते हैं। तो पहला जो टेस्ट है बेटा वो कौन सा है? ब्रोमीन वाटर। ठीक है, दूसरा कौन सा है? बेयर्स रिएक्शन। चलिए अब कहानी का टेस्ट। कहानी का टेस्ट क्या है कि चूंकि आप रिएक्शन पढ़ चुके हो, चूंकि आप रिएक्शन पढ़ चुके हो, तो सोचो क्या ब्रोमीन वाटर कहीं फिनॉल में भी देखा था क्या? उसे क्या होता है जब फिनॉल के ऊपर ब्रोमीन वाटर डालते हैं तो क्या होता है? 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल। क्या एनिलीन में भी देखा है क्या? तो उससे क्या बनता था? 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। तो ये कोटा की बदमाशी है। बस में ये क्या है? कोटा की बदमाशी है। वो आपसे पूछेगा कि कौन आपका ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, तो बच्चा क्या सोचेगा? डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होगा, वो रिएक्शन करेगा। लेकिन बदमाशी क्या करेंगे? वो आपसे पूछ लेंगे कि फिनॉल ब्रोमीन वाटर का डिकलराइजेशन करेगा या नहीं। बस में आगे आपसे पूछ लेंगे कि क्या एनिलीन ब्रोमीन वाटर के साथ डिकलराइज करेगा या नहीं, तो क्या करोगे? करेगा या नहीं करेगा? करेगा। लेकिन अगर यही केवल बेंजीन होता, यही अगर केवल बेंजीन होगा, तो क्या बेंजीन पे हमने ब्रोमीन वाटर का कोई रिएक्शन पढ़ाया है? नहीं। तो ये ब्रोमीन को अगर डालना हो और ब्रोमो बेंजीन बनाना हो तो आपने क्या पढ़ा है? हाँ, कौन सा रिएजेंट डालें तब जाकर ब्रोमो बेंजीन बनेगा? हाँ, ब्रोमीन के साथ कोई लेविस एसिड AlCl3 BF3 तब जाके कहीं ना कहीं बनेगा। मतलब वाटर के साथ आपने नहीं पढ़ा है। बस में आगे तो इसीलिए ब्रोमीन वाटर के इसके साथ कोई रिएक्शन नहीं होता है। इवन अगर इसके ऊपर कोई अल्काइल ग्रुप भी लगा दें तो भी कोई रिएक्शन नहीं होता है। इवन बेंजीन को नेफ्थलीन बना दें, एंथ्रासीन बना दें, फिनेंथ्रीन बना दें, इसका कोई रिएक्शन नहीं होता है। बस में आगे मतलब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का रिएक्शन नहीं होता है, लेकिन हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव में फिनॉल एनिलीन का रिएक्शन होता है। तो जो क्वेश्चन गलती करवाना होता है तो किसको लेके चलेगा? इनको, इनको या इनको? किनको लेके चलेगा? तो ये याद रखना है कि फिनॉल और एनिलीन ब्रोमीन वाटर टेस्ट पॉजिटिव देते हैं। बस में इसलिए जितने भी कोचिंग के मॉड्यूल देखोगे, जो अच्छा पेपर बनाना होता है, बच्चों से क्वेश्चन गलत करवाना होता है, तो कहाँ आते हैं? यहाँ पे कि बच्चा पढ़ा हुआ है कि एरोमेटिक कंपाउंड नहीं देता है, नहीं देता है, नहीं देता है, और उसी एरोमेटिक में ले लेंगे और करवा लेंगे। याद रहेगा? चलो लिख लो, बना लो। ये पॉजिटिव है और ये आपका निगेटिव। पॉजिटिव मतलब रिएक्शन होगा, निगेटिव मतलब रिएक्शन नहीं होगा। नहीं, केवल ब्रोमीन वाटर। ये सारी कहानियां ब्रोमीन वाटर के लिए है। क्या तुमने फिनॉल के ऊपर बेयर्स रिएजेंट का कोई रिएक्शन पढ़ा है? नहीं पढ़ा है ना? तो ये इसका कोई रिएक्शन नहीं है। किसका रिएक्शन है? ब्रोमीन वाटर। तो पॉजिटिव कौन सा है? ब्रोमीन वाटर पॉजिटिव। ये पॉजिटिव टेस्ट देता है। यहाँ भी ब्रोमीन वाटर निगेटिव, ये टेस्ट निगेटिव देता है। चलिए यहां से क्या पता कर लिया? यहां से आपने हाइपोथेटिकल ये पता कर लिया कि एरोमेटिक में जाएं या ना जाएं, एलिफेटिक में जाएं या ना जाएं। बस में आप डबल बॉन्ड सोचें या ना सोचें, ट्रिपल बॉन्ड सोचें या ना सोचें। डम्स क्लियर है? हाइपोथेटिकल पिक्चर बना लिया कि कलर के बेसिस पे, ऑर्डर के बेसिस पे कि मुझे इस डायरेक्शन में जाना है। बस में आगे चलिए। इसके बाद जो कहानी आता है वो कहानी क्या है? एलिमेंट। वो कौन सा है? एलिमेंट। हम अगर सोच रहे हैं कि अमीन है, तो अमीन है तभी तो होगा जब नाइट्रोजन होगा। क्या बिना नाइट्रोजन का अमीन होगा? नहीं। तो क्या नाइट्रोजन का टेस्ट करना है, नहीं करना है? ठीक है, हम सोच रहे हैं कि सल्फोनिक एसिड है, तो अगर सल्फोनिक एसिड सल्फर होना चाहिए, तो इसका तो हम एलिमेंट को पहले पता कर लेते हैं कि भाई हम जिस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं वो सारे एलिमेंट है या नहीं है। उसको क्या बोलते हैं? एलिमेंट डिटेक्शन टेस्ट। अब इसमें एक जो घर की खेती है वो कौन सी है? कार्बन। कार्बन पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होगा क्या? कार्बन। तो कार्बन क्या होता है? घर की खेती होती है, इसलिए उसकी बात नहीं करते हैं। और उसी के साथ जुड़ा हुआ उसका नन्हा मुन्ना भाई वो कौन सा है? हाइड्रोजन। पूरी ऑर्गेनिक में जब भी कार्बन आता है तो उसका वैलेंसी किससे सेटिस्फाइड होता है? हाइड्रोजन से। तो इसलिए नॉर्मल पिक्चर में कार्बन हाइड्रोजन की बात हम नहीं करते हैं। लेकिन अगर करना पड़ ही जाए तो हम किसकी बात करेंगे? हम इस पर्टिकुलर में हम यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड डाल देंगे। बस में आगे तो कॉपर ऑक्साइड डाल देंगे तो होगा गया कार्बन एंड हाइड्रोजन आर डिटेक्टेड बाय हीटिंग द कंपाउंड विद कॉपर 2 ऑक्साइड। क्यूप्रिक ऑक्साइड डाल दिया, जो क्यूप्रिक ऑक्साइड डाल दिया तो कॉपर प्रेजेंट इन द कंपाउंड इज ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन डाइऑक्साइड। ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, जिसको हम लाइम वाटर से टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, एंड हाइड्रोजन टू वाटर, हाइड्रोजन किसमें कन्वर्ट हो गया?
वाटर में इसमें कॉपर सल्फेट डाल देते हैं और कॉपर सल्फेट वाटर के साथ रिएक्शन करके कॉपर सल्फेट वाटर जुड़ जाता है, ब्लू कलर चला आता है। तो नॉर्मल पिक्चर में कार्बन हाइड्रोजन का टेस्ट नहीं करते हैं। तो जिसका टेस्ट करते हैं, जो पूछा जाता है वो कौन सा होता है? वो होता है नाइट्रोजन है या नहीं है, सल्फर है या नहीं है, हेलोजन है या नहीं है, फॉस्फोरस है या नहीं है। तो जिस साइंटिस्ट ने इसके बारे में अपना काम किया था और आपको बताया था कि टेस्ट करना है, उन साइंटिस्ट का नाम कौन सा है? लेसाइगन। इस टेस्ट को बोलते गए हैं लेसाइगन टेस्ट है। तो ये लेसाइगन टेस्ट किसका होता है? ये लेसाइगन टेस्ट होता है नाइट्रोजन का, सल्फर का, हेलोजन का एंड फॉस्फोरस का। चल लिखिए, टेस्ट ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन एंड फॉस्फोरस बाई लेसाइगन टेस्ट। कौन सा वाला टेस्ट? TEST या TASTE? लिख ले। वो कौन सा टेस्ट है जी? TASTE। पता चला कि एक बार इसको भी टेस्ट कर लें। हाँ भैया, समझ में आ गया। जा। आगे बढ़े। चलिए, एक भाई आता है यूट्यूब पे, एक बच्चा है, ठीक है, हमेशा जाता है, कुछ लोगों को पकड़ता है, उससे क्वेश्चन पूछता है। एक पूछता है कि औरतें जो होती हैं कभी दुखी नहीं होती हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि बेगम होती हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता रहता है, बनाता रहता है। चलिए आगे इधर। टेस्ट नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन एंड फॉस्फोरस। टेस्ट कौन सा है? लेसाइगन टेस्ट। चलिए समझिएगा, एनालाइज करिएगा। इसमें हम सबसे पहले करते हैं कि बेटा, हम इसमें सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाते हैं। सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाते हैं। समझिए ये क्या होता है। हमें एक इग्निशन ट्यूब लेना होता है। इग्निशन ट्यूब नाम सुना है? चलिए समझिएगा। जो लैब में आप नॉर्मली देखते हो, एक होता है टेस्ट ट्यूब, जैसे मान लो उसकी चौड़ाई जो होगा, डायमीटर होगा, इससे थोड़ा सा ज्यादा होगा, बस इसको क्या बोलते हैं? टेस्ट ट्यूब। थोड़ा और ज्यादा होगा, उसको क्या बोलते हैं? बॉइलिंग ट्यूब। बस में आगे एक जो होता है, ये पॉइंट जो दिख रहा है जितना पतला, इतना पतला ट्यूब होता है, बस में आगे। और ये थोड़ा हार्ड होता है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आपका, या ये जो मैंने बोला इग्निशन ट्यूब, बस में इसको क्या बोलते हैं? इग्निशन ट्यूब। साइज में केवल इतना ही होता है, बस में आगे। और एक होता है बहुत पतला होता है, जो पेन का आपका ये निब है, ठीक है, इतना मान लो, इतना पतला होता है। इसमें केवल बाल वगैरह बहुत ही छोटी छोटी चीजें जा सकती हैं, उसको क्या बोलते हैं? कैपिलरी ट्यूब। तो एक बहुत पतला है इतना, इसको बोलते हैं कैपिलरी ट्यूब। एक जिसकी चौड़ाई इससे हल्की सी ज्यादा होती है, इसको बोलते हैं आपका इग्निशन ट्यूब। साइज वाइज केवल इतना होता है, बस में आगे। एक जिसका साइज लगभग इतना मान लो और डायमीटर लगभग इतना मान लो, उसको क्या बोलते हैं? टेस्ट ट्यूब। और एक जिसका डायमीटर थोड़ा सा बड़ा मान लेना और डायमीटर लगभग इतना मान लेना, उसको क्या बोलते हैं? बॉइलिंग ट्यूब। तो हम जो लेके चलते हैं बेटा, वो लेके चलते हैं इग्निशन ट्यूब, बस में आगे। इग्निशन ट्यूब लेके चलते हैं। इस इग्निशन ट्यूब में हम यहाँ पे क्या करते हैं? हम यहाँ पे जिस सॉल्ट को या जिस कंपाउंड को टेस्ट करना होता है, उस कंपाउंड को यहाँ पर भर देते हैं, भर देते हैं। इसके बाद बाहर से इसके अंदर हम यहाँ पे सोडियम भर देते हैं, सोडियम भर देते हैं। और फिर बाहर से यहाँ पर हम क्या करते हैं? कंपाउंड को फिर से भर देते हैं, कंपाउंड को भर देते हैं। मतलब इग्निशन ट्यूब में आपने कंपाउंड ले लिया, फिर सोडियम ले लिया, बाद में फिर से कंपाउंड ले लिया, बस में आगे। अब इसको हम यहाँ से गर्म करते हैं। हम क्या करते हैं? गर्म करते हैं, ठीक है। एक साथ डायरेक्ट नहीं रखते हैं, ऐसे ऐसे हिला हिलाकर थोड़ा सा गर्म करते हैं, जिससे कि एक ही साथ सोडियम फ्यूज करके बाहर ना फेंक दे, बस में आगे। तो इसका हम उसको हल्का हल्का हिला हिलाकर पहले सोडियम को फ्यूज करने की कोशिश करते हैं, कि सोडियम मेल्ट करें और मेल्ट करके इस कंपाउंड के साथ फ्यूज हो जाए, बस में आगे। और इसी को कहते हैं केमिस्ट्री में सोडियम फ्यूजन कराते हैं, बस में आगे। सोडियम को लेते हैं, ऊपर नीचे कंपाउंड है, इसको गर्म करते हैं। और इतना गर्म करते हैं जिसको बोलते हैं रेड हॉट। मतलब पूरा का पूरा शीशे का जो इग्निशन ट्यूब है, ये कैसा हो जाता है? लाल, बस में आगे। अब पूरा का पूरा इग्निशन ट्यूब लाल हो गया, तो केमिस्ट्री में इसी को क्या बोलते हैं? रेड हॉट करते हैं, बस में आगे। हमने यहाँ पे कंपाउंड लिया है, बीच में सोडियम लिया है, सोडियम के साथ इसको मेल्ट कर रहे हैं, इनडायरेक्टली फ्यूज कर रहे हैं। और फ्यूज करने से हुआ क्या है कि जितने भी कोवलेंट वाले बॉन्ड थे, वो सारे कोवलेंट बॉन्ड टूट गए और ये अपने आयंस में कन्वर्ट हो गए। और जो आयंस में कन्वर्ट हो गए हैं, तो इस पर्टिकुलर को एक हम चाइना डाइस वगैरह लेते हैं, इसमें पानी वगैरह भर देते हैं, और पानी वगैरह भर के इसके अंदर इस सॉल्ट को डिसॉल्व कर देते हैं, घोल देते हैं। सोचिए कैसे घोलते हैं? ये लाल कलर का जलता हुआ शीशा है और ये ठंडा पानी है, इसमें डाला, क्या होगा? फूट जाएगा, फूट जाएगा ना ये। अरे फूट जाएगा तो सारा का सारा यहाँ पे कहीं ना कहीं आयन चला आया। दूसरा, इंसान थोड़ा मक्कार है,
लैब में गया है तो लैब में एक्सपेरिमेंट करने नहीं जाता है। लैब में क्यों जाता है? दोस्तों से बातें करने के लिए, ठीक है। लैब में हमेशा दोस्तों से बातें करता है, यहाँ थोड़ा बहुत काम किया, अब बगल वाला काम कर रहा है नहीं कर रहा है, उसको जाके मार पीट के आता है, बोलता चल कुछ खा के आते हैं, ठीक है। अगल बगल में कुछ न कुछ उल्टा सीधा मिलाता रहेगा, धुआं होता रहेगा और सबको परेशान करता रहता है। मतलब लैब ऐसी जगह है जहाँ पे आप लाइफ को एंजॉय करते हो, ठीक है, एक्सपेरिमेंट नहीं करते हो। तो इसमें कुछ मक्कार हैं जो नहीं कर रहे हैं, तो नहीं कर रहे हैं और सर बीच बीच कभी कभी टहलते चले आते हैं, तो उनको भी तो दिखाना है कि कुछ हो रहा है। तो इसलिए क्या करते हैं, अब ये लाल हुआ नहीं है, इसमें डाल रहे हैं तो फूट रहा नहीं है, तो उसको दबा के फोड़ देते हैं। हमारे पास दम है ना, प्रेशर है, तब उसको दबा के फोड़ देते हैं। उसी को केमिस्ट्री में कहते हैं प्लंक कर देते हैं। क्या करते हैं? उसी को केमिस्ट्री कहते हैं प्लंक कर देते हैं, दबा कर तोड़ देते हैं। तो जब दबा के तोड़ दिया तो इससे हुआ गया कि ये शीशे के साथ जो आयन था, ये सारा का सारा आयन इसमें भी डिसॉल्व हो गया, बस में आगे। और इसमें भी जब डिसॉल्व हो गया तो अगर इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में किसी भी रूप में नाइट्रोजन होगा तो ये नाइट्रोजन जो है वो तुम्हारा CN के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। सल्फर किसी भी रूप में होगा तो ये सल्फर जो होता है ये सल्फाइड के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। हेलोजन किसी भी रूप में होगा तो हेलोजन किसी भी रूप में होगा तो हैलाइड के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। अब दिक्कत क्या है कि दिक्कत ये है कि इस कंटेनर के अंदर शीशा भी है और साथ साथ आयन भी है जो पानी में डिसॉल्व है, बस में आगे। अब हमको एक्सपेरिमेंट करना है और इंसान थोड़ा सा क्या होता है, नाजुक। मकार तो है ही, नाजुक भी तो है कि पता चला शीशा से काम कर रहा है और हाथ कट गया, तो पता चला मुंह में उंगली लगा कर ही बैठा हुआ है। अब सामने वाले से कहेगा कैसे करें, हाथ तो मेरा यहाँ है, ठीक है। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ ऐसा करना है कि हाथ पे पैर कटे भी नहीं, बस में आगे। तो इसलिए अब हेल्प लेता है बॉइलिंग ट्यूब का, बॉइलिंग ट्यूब का हेल्प लेता है और इसके अंदर एक फनल डालता है, यहाँ फिल्टर पेपर डालता है और इसको इसके अंदर गिरा देता है। तो जितने शीशे उसे वाले पार्ट होंगे वो सारे यहाँ पे चले आए और जो फिल्ट्रेट है वो फिल्ट्रेट यहाँ चला आया, नहीं चला आया, चला आया। और जो फिल्ट्रेट चला आया तो यही जो एक्सट्रैक्ट बना है इसी को क्या बोलते हैं, सोडियम एक्सट्रैक्ट। इसी का नाम क्या है, सोडियम एक्सट्रैक्ट। हम भी थोड़ा मक्कार हैं क्योंकि हम भी इंसान हैं, इसलिए सोडियम एक्सट्रैक्ट हम छोटे में कैसे लिखेंगे, SE। SE का मतलब क्या है, सोडियम एक्सट्रैक्ट। अभी सोडियम एक्सट्रैक्ट है क्या कि इन्हीं सारे आयन को लिया हुआ है। मतलब अगर नाइट्रोजन होगा तो साइनाइड के रूप में है, सल्फर होगा तो सल्फाइड के रूप में है और हेलोजन होगा तो हैलाइड के रूप में है, बस में आगे। और इनऑर्गेनिक वाला अगर मैं साइनाइड का टेस्ट कर दूं, इनऑर्गेनिक अगर सल्फाइड का टेस्ट कर दूं, इनऑर्गेनिक वाला हैलाइड का टेस्ट कर दूं और टेस्ट पॉजिटिव आ जाए, इंडिकेट क्या करेगा इस सिस्टम में है, बस में आगे। तो आपने पढ़ा है हैलाइड का टेस्ट क्या होता है, हैलाइड का टेस्ट सिल्वर नाइट्रेट, कुछ याद आया? जो सिल्वर नाइट्रेट डालोगे AgX बन जाएगा और जो AgX बन जाएगा और AgCl व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट, AgBr येलो कलर का प्रेसिपिटेट, AgI भी येलो कलर का प्रेसिपिटेट, लेकिन एक अमोनियम हाइड्रोक्साइड में सॉल्युबल, एक आपका इनसॉल्युबल। तो इससे हमें हेलोजन का टेस्ट हो गया, नहीं हो गया? लीड एसिटेट डाल दो, लीड एसिटेट डालने से लीड सल्फाइड बन जाएगा, ब्लैक पीपीटी दिखाई दे गया। इसका मतलब है क्या, सिस्टम के अंदर सल्फर है। इसी के अंदर हमने यहाँ पे फेरिक क्लोराइड डाल दिया है, फेरस सल्फेट डाल दिया है, प्रोसियन ब्लू कलर मिल गया। कि इंडिकेशन क्या है कि सिस्टम के अंदर कहीं ना कहीं नाइट्रोजन है। तो ये सारा काम करने के लिए, नाइट्रोजन का, हेलोजन का, सल्फर का टेस्ट करने के लिए सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, सोडियम एक्सट्रैक्ट। तो जितने लोग अच्छे आर्टिस्ट हो, आर्ट बना लो, प्रिपरेशन ऑफ सोडियम एक्सट्रैक्ट। बताओ, आएगा आएगा आएगा, वो भी टेस्ट कराएंगे, तभी तो लिखा है, ठीक है। लिखो, बनाओ। नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन पूछा जाता है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि फास्फोरस नहीं पूछेगा, कभी वो भी पूछ ले तो तैयार रहना है। जैसे सैंडमेयर रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन है, हेलोजन लाने का तरीका है क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन, लेकिन इसका मतलब नहीं कि केवल क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन ही आता है। कौन सा आता है, समझ में आया? तो CN भी आ सकता है। नॉर्मली उसको हम अवॉइड कर देते हैं कि सब कुछ हेलोजन हेलोजन समझा रहे होते हैं, लेकिन क्यूप्रस साइनाइड और SCN का रिएक्शन करके CN भी ला सकते हो, CuCN का रिएक्शन करके। हाँ, गर्ल्स एकदम फील दिलाएंगी कि चाइना डाइस कैसा होता है। चलिए बनाइए। और इंडिया में रहते हैं, पता नहीं क्यों इंडियन डाइस नहीं होता है, हमेशा चाइना डाइस होता है। पढ़ रहे हैं इंडिया में और नाम लेते हैं चाइना डाइस। इंडिया वालों को इंडियन चीजें अच्छी नहीं लगती हैं, अच्छी क्या लगती हैं, विदेश वाली चीज। जितने भी थॉट देखोगे, थॉट क्या दिखाई देता है,
विदेशी ने ये बोला, इन्होंने ये बोला, इन्होंने ये बोला, और इतने सारे वेद पुराण इंडिया में लिख दिया गया, इन्होंने कुछ नहीं बोला। जिन्होंने बोला वो किसने बोला? कोई ना कोई विदेशी नाम लिखा होगा, ये बोला। एजुकेशन सिस्टम में क्या है, इंग्लिश मीडियम का स्कूल है तो अच्छा ही होगा, और हिंदी मीडियम का स्कूल है मतलब क्या है, ऐसे ही है ये तो। ठीक है, बचिए आप लोग। और इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा भी बड़ा समझदार होता है, वो बोलता जाता है, बोलता नहीं बोलता है। ठीक है, एक हिंदी मीडियम का बच्चा हो और एक इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो, दोनों साथ में रह रहे हो, ठीक है, और किसी से क्वेश्चन पूछा जाए तो कौन बोलेगा? कौन बोलेगा? इंग्लिश मीडियम वाला। भले उसकी इंग्लिश टूटी फूटी होगी लेकिन वो बोल देगा। लेकिन हिंदी मीडियम वाला क्या सोचता है कि ग्रामर मेरा सही है नहीं है। वो ग्रामर में पढ़ा रहता है कि इज लगाना है, आर लगाना है, एम लगाना है, क्या लगाना है, वो उसी चक्कर में पढ़ा रहता है। और इंग्लिश मीडियम वाला कुछ भी बोल लेता है और अपनी बातों को एक्सप्रेस कर लेता है। बस में आगे इंपॉर्टेंट क्या है, एक्सप्रेशन। चलिए इधर आते हैं। तो यहां से आप लोगों ने बेटा लेसाइगन टेस्ट के लिए आपने उसका जो एक तरह से जिसके ऊपर रिएक्शन करना है वो सोडियम एक्सट्रैक्ट आपने बना लिया। अब इसी का हेल्प लेकर टेस्ट करेंगे। तो जब टेस्ट करेंगे तो एक साथ क्या सारा का सारा सोडियम एक्सट्रैक्ट यूज कर रहे हैं? नहीं, क्या करेंगे, अब हम लेंगे हेल्प टेस्ट ट्यूब का। और टेस्ट ट्यूब के लिए अगर मान लो सभी का हेल्प करना है, नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन, फास्फोरस, तो सभी के लिए हमने यहाँ पे कुछ कुछ अमाउंट यहाँ पर डाल दिया, कुछ एक्स्ट्रा भी रख लिया कि कभी और कहीं खराब वराब हो गया तो फिर से कर लें। बस में आगे तो इसका थोड़ा थोड़ा ml हमने यहाँ पे अलग अलग कंटेनर में टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। अब अलग अलग रिएजेंट डालकर हम इनडायरेक्टली क्या करेंगे, हम इस नाइट्रोजन का, सल्फर का, हेलोजन का, फास्फोरस का टेस्ट करेंगे। बस में आगे तो सबसे पहला नाम आता है वो किसका आता है, नाइट्रोजन का। उसी को थोड़ा बहुत लैंग्वेज वाइज लिखा है मैंने, समझो। नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस एंड nitrogen, sulfur, halogen and phosphorus present in an organic compound are detected by Lessaigan test. The elements present in the compounds are converted from their covalent form to ionic form, ठीक है, by fusing the organic compound with sodium metal. इसका क्या कह रहा है कि cyanide, sulfide and halides of sodium so formed on sodium fusion are extracted from the fused mass by boiling it with distilled water. This extract is known as sodium extract, ठीक है, या लेसाइगन सॉल्यूशन। हमने क्या बोला, अगर कभी नाइट्रोजन होगा तो कंबाइन करके NaCN बना देगा, सल्फर होगा तो सल्फाइड बना देगा, हेलोजन होगा तो हेलाइड बना देगा। एक ये भी लिख लीजिएगा कि अगर कहानी के अंदर आपका नाइट्रोजन और सल्फर दोनों होगा तो ये क्या बना देगा, SCN बना देगा। बस में आगे केवल नाइट्रोजन होगा तो क्या बनाना है, साइनाइड। अगर केवल सल्फर होगा तो क्या बनाना है, सल्फाइड। लेकिन अगर नाइट्रोजन सल्फर दोनों होगा तो उसे क्या बनाना है, SCN। बस में आगे उसी में एक जगह इसको भी ऐड कर लीजिएगा, ठीक है, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, बस इसको ऐड कर लीजिएगा, SCN माइनस। SCN माइनस। इतने से जो क्वेश्चन आ सकता है, एक तो ये आ सकता है कि आयन कौन कौन सा निकले, और दूसरा क्या आ सकता है कि लेसाइगन टेस्ट के लिए ये जो लेसाइगन सॉल्यूशन सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाया वो क्यों बनाया, क्यों बनाया कि जितने भी कोवैलेंटली बॉन्डेड कंपाउंड है उन कोवैलेंटली बॉन्डेड कंपाउंड को किसमें कन्वर्ट करना है, कोरस्पॉन्डिंग आयंस में, जिससे आगे हम आयंस का टेस्ट कर पाए। बस में आगे चलिए बनाइए, लिखिए। तो आयंस में कन्वर्ट करके फिर आयन का टेस्ट करेंगे। चलिए इसको भी पॉइंट ग्रुप में लिख लो। सोडियम एक्सट्रैक्ट इज प्रिपेयर्ड टू कन्वर्ट, sodium extract is prepared to convert covalently bonded compound into ionic compounds, covalently bonded compound to ionic compounds. Sodium extract is prepared to convert covalently bonded compound to ionic compound. चलिए अब एक एक का टेस्ट करते हैं, चलिए समझिएगा। तो पहला जो बात आ रहा है वो किसका आ रहा है, टेस्ट ऑफ नाइट्रोजन। हम करते क्या है, हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर सोडियम एक्सट्रैक्ट डाल दिया, बाहर से इसके अंदर फेरस सल्फेट डाल देते हैं, फेरिक क्लोराइड डाल देते हैं और कलर को चेक करते हैं। अगर वो प्रोसियन ब्लू कलर देता है तो इंडिकेशन क्या है कि सिस्टम के अंदर नाइट्रोजन है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट इज बॉइल्ड विद फेरस सल्फेट and then acidified with dilute sulfuric acid. The formation of Persian blue color या green color confirms the presence of nitrogen. या alternatively क्या बोल रहा है कि FeCl3 and HCl may be added.
इंपॉर्टेंट क्या है कि जो साइनाइड इसके साथ रिएक्शन किया तो पहले ये बनाया, फिर इनके साथ रिएक्शन किया तो ये बनाया। तो इसी की वजह से आपका प्रोसीन ब्लू कलर आता है। तो इतनी कहानी ऐसे मत लिखिए, ऐसे लिखिए टेस्ट ऑफ नाइट्रोजन, और इसमें लिखिए सोडियम एक्सट्रैक्ट, इसके अंदर हमने डाला क्या है, फेरस सल्फेट और यहाँ फेरिक क्लोराइड ये डाला, और यहाँ से प्रूसियन ब्लू कलर आपको दिखाई देता है, और 80% ब्लू कलर का नीचे ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा। कभी कभी हो सकता है ये भी आपसे पूछ ले कि प्रूसियन ब्लू कलर है किसका, क्या फेरिक है या फेरो है, कौन सा है, पक्का, चलो बनाओ देखो, ऐसा सोचो इस पर्टिकुलर में है क्या, Fe यहाँ CN ये 6 यही तो है, यहाँ पे 3 है तो 3 इधर गया होगा, तो Fe यहाँ पे 3 प्लस है और ये 4 इधर आया होगा 4 माइनस, यही तो है। तो यहाँ जो Fe है 2 प्लस ऑक्सीडेशन नंबर में है, और यहाँ Fe जो है 3 प्लस ऑक्सीडेशन नंबर में। बस में आगे तो फेरो, बस में आगे, चलो बनाओ देखो। हाँ तो उसमें भी शायद नाम आया था, हाँ हाँ गुड, बनाओ। तो इंपॉर्टेंट ये बेटा कि तुमसे ये पूछ सकता है कि प्रूसियन ब्लू कलर किसका टेस्ट है, तो किसका टेस्ट है, नाइट्रोजन का। प्रूसियन ब्लू कलर आता किसकी वजह से है, तो आपको ये भी याद रखना है कि Fe4 FeCN6 3। आगे बढ़े, चलिए पहला टेस्ट आपने कर लिया, किसका कर लिया, नाइट्रोजन का। दूसरा किसका, सल्फर का। अभी मैंने बोला था कौन सा रिएजेंट डालना है, एक्सट्रैक्ट ना, हाँ कौन सा रिएजेंट डालना है सल्फर के टेस्ट के लिए, लेड एसीटेट, सल्फाइड लेड सल्फाइड बनेगा, डालते क्या हैं, लेड एसीटेट। तो वही कहानी यहाँ पे दिखा रहा है, समझिएगा, टेस्ट ऑफ सल्फर। तो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट इज एसिडिफाइड विद एसिटिक एसिड एंड लेड एसीटेट, क्या डाला है, लेड एसीटेट इज एडेड टू इट। अ ब्लैक प्रेसिपिटेट ऑफ लेड सल्फाइड इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ सल्फर। बस में आगे, मतलब हमने किया गया है, हमने यहाँ पे सोडियम एक्सट्रैक्ट लिया है, इसके अंदर लेड एसीटेट डाला है, यहाँ CH3CO ट्वाइस Pb ये हमने डाला है, और यहाँ से हमको PbS मिल गया है, यही आपका ब्लैक PPT के रूप में दिखाई दिया। बस में आगे, तो अगर ब्लैक PPT दिखाई दिया तो इंडिकेट करता है कि सिस्टम के अंदर कहीं ना कहीं सल्फर है। बस में आगे, तो टेस्ट ऑफ सल्फर, और केवल इतना बनाइए, पूरा मत बनाइएगा। चलिए लिखिए टेस्ट ऑफ सल्फर। चलिए दूसरा टेस्ट क्या होता है, दूसरा टेस्ट होता है कि इसके अंदर सोडियम नाइट्रोक्लोराइड डालते हैं। क्या डालते हैं, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। और सोडियम नाइट्रोक्लोराइड डालने से अगर व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेशन दिखाई देता है तो भी इंडिकेशन क्या होता है, सिस्टम के अंदर सल्फर है। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि यहाँ पे आपने सोडियम एक्सट्रैक्ट ले लिया था, और सोडियम एक्सट्रैक्ट में आपने सोडियम नाइट्रोक्लोराइड डाल दिया, और सोडियम नाइट्रोक्लोराइड डालने से ये व्हाइट कलर, ये वॉयलेट कलर का प्रेसिपिटेट मिल गया। तो ये इंडिकेशन क्या है कि सिस्टम के अंदर सल्फर है। बस में आगे, तो बी करके अब इसको बना लीजिएगा। दूसरा भाई सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, पहला हो गया भाई लेड एसीटेट, और दूसरा हो गया भाई सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। एक अच्छा क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन में यहां से आता है, यहां जो Fe है इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +1। बच्चा नॉर्मली +2 +3 सोचता है, लेकिन यहाँ क्या है +1। ये भी आपका इनऑर्गेनिक में दिखेगा। ठीक है, कोऑर्डिनेशन जिन्होंने पढ़ा है वो तो दिखा ही है, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है आगे हम पढ़ाएंगे तो और डिटेल में दिखा देंगे। आगे बढ़ेंगे, नहीं स्पेसिफिक यही है बेटा, कुछ अलग मत करना। ठीक है, जो तुम्हारे सिलेबस में लिखा है उसी को लेके आगे बढ़ना है। तो ब्राउन रिंग टेस्ट नहीं है ये, तो तुम फेरस के ऑक्सीडेशन नंबर में घूम रहे हो, और हम तुम्हें लैब टेस्ट बढ़ा रहे हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ Fe1+ के रूप में जा रहा है वो नहीं देखना है, वो हम आगे देखेंगे, वो कोऑर्डिनेशन में देखेंगे। अभी हम लैब टेस्ट देख रहे हैं, तो लैब टेस्ट में एक पार्ट आया, इसलिए मैंने तुमको यहाँ समझाया कि Fe का क्या ऑक्सीडेशन नंबर है। ठीक है, चलिए दूसरा, अगर कभी कहानी में नाइट्रोजन सल्फर दोनों हो जाए, बस में आगे, तो उस केस में हमको करना क्या होता है, हमें मिलता है आपका FeSCN2+, मतलब इनडायरेक्टली ये क्या है,
रेड ब्लड कलर। तो यहाँ पे बोल रहा है इन केस नाइट्रोजन एंड सल्फर बोथ आर प्रेजेंट, मतलब अगर सिस्टम का अंदर नाइट्रोजन सल्फर दोनों मौजूद हैं, ठीक है, सोडियम थायोसाइनेट इज फॉर्म्ड, क्या बना है, सोडियम थायोसाइनेट इज फॉर्म, मतलब पहले रिएक्शन करके यहाँ सोडियम थायोसाइनेट बना होगा, ये बना होगा, ठीक है। अब आगे इट गेव ब्लड रेड कलर एंड नो प्रूसियन ब्लू सिंस देयर इज नो फ्री साइनाइड आयन। मतलब क्या है कि जब सिस्टम का केवल नाइट्रोजन होगा तब यहां से प्रूसियन ब्लू कलर की बात करोगे। बस में क्यों, क्योंकि साइनाइड बनाया होगा। लेकिन अगर कहानी के अंदर नाइट्रोजन सल्फर दोनों होगा तो वो आपका साइनाइड का फॉर्मेशन नहीं करेगा, वो आपका थायोसाइनेट का फॉर्मेशन करेगा। बस में आगे, और जो थायोसाइनेट का फॉर्मेशन करेगा तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो बनाना है ये कौन सा है, ब्लड रेड पीपीटी। ये पूछा जाता है कि ब्लड रेड पीपीटी किसका इंडिकेशन है, तो क्या कहना है, नाइट्रोजन सल्फर दोनों है। और प्रूसियन ब्लू कलर ये किसका इंडिकेशन है, केवल नाइट्रोजन का है। बस में आगे, चलिए इसको लिख लेना। इफ नाइट्रोजन सल्फर बोथ आर प्रेजेंट, अब ये बना लेना, इफ नाइट्रोजन सल्फर बोथ आर प्रेजेंट, तब ये बनाना है। आगे बढ़े, ये पूछा जाता है बेटा, ठीक है, केयरफुल रहिएगा कि दोनों मौजूद होगा तब कैसा कलर होगा, और केवल नाइट्रोजन मौजूद होगा तब कैसा कलर होगा। चलिए, अगर एक्सेस में सोडियम वगैरह डाल देते हैं ना तो ये पर्टिकुलर फिर से टूटकर साइनाइड ही बना लेता है। तो वही कहानी यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है, समझिएगा क्या दे रहा है। इफ सोडियम फ्यूजन इज कैरिड आउट विद एक्सेस ऑफ सोडियम द थायोसाइनेट डिकम्पोजेस टू यील्ड साइनाइड एंड सल्फाइड, और जो केवल साइनाइड है तो फिर रिएक्शन करके कॉरस्पॉन्डिंग यही आगे बढ़ा देगा। तो हमारे काम का केवल इतना है कि सल्फर और नाइट्रोजन दोनों होगा तो हमको रेड ब्लड कलर की बात करनी है, केवल नाइट्रोजन होगा तो प्रूसियन ब्लू कलर की बात करनी है। तो नाइट्रोजन का टेस्ट हो गया, सल्फर का टेस्ट हो गया, अब कौन बचा है, हेलोजन। तो हेलोजन के लिए हमको डालना क्या है, सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। यहाँ पे हमने सोडियम एक्सट्रैक्ट ले लिया है, सोडियम एक्सट्रैक्ट में सिल्वर नाइट्रेट डाल दिया है, और सिल्वर नाइट्रेट डालने से ये AgX के रूप में निकल गया। अब इसी AgX के कलर के बेसिस पे डिसाइड कर लेते हैं कि ये जो हेलोजन है वो कौन सा है। तो अगर कहानी में व्हाइट पीपीटी आया तो ये इंडिकेट करता है क्लोरीन है, लेकिन अगर कहानी में येलो पीपीटी आया और ये अगर सॉल्युबल है अमोनियम हाइड्रोक्साइड में तो इंडिकेट करता है ब्रोमीन है। लेकिन अगर कहानी में येलो पीपीटी तो आया लेकिन इनसॉल्युबल है अमोनियम हाइड्रोक्साइड में तो ये इंडिकेट करता है आयोडीन है। याद रहेगा, चलिए इतना बना लो, लिख लो, बनाओ। व्हाइट पीपीटी इंडिकेशन किसका है, क्लोरीन। येलो पीपीटी सॉल्युबल इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इंडिकेशन येलो पीपीटी लेकिन इनसॉल्युबल इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये कौन सा है, आयोडीन। चलिए अब जरा कहानी के किरदार और समझिए। इस हेलोजन के टेस्ट को करने से पहले हम करते क्या है कि जो आपने यहाँ पर आपने लेसाइगन टेस्ट किया था और उसके बाद सोडियम एक्सट्रैक्ट बना रहे थे, तो सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाने के लिए आपने किया क्या था कि ये आपने एक इग्निशन ट्यूब लिया था, यहाँ पे आपने कंपाउंड रखा था, सोडियम डाला था, फिर कंपाउंड रखा था, गर्म किया था, गर्म करके इसको यहाँ पर निकाला था। और निकालने के बाद करते क्या है, इस पर्टिकुलर को बहुत ज्यादा गर्म करते हैं। बस इसको क्या करते हैं, बहुत ज्यादा गर्म करते हैं। तो गर्म करते हैं जितना पानी होगा वो सारा पानी क्या हो जाएगा, भाप बन के उड़ जाएगा, और जो सॉल्ट होगा वो इसी के अंदर कहीं ना कहीं यहीं पर चिपक जाएगा। बस में आगे, अब करते क्या है, इसमें बाहर से नाइट्रिक एसिड डालते हैं, और नाइट्रिक एसिड डालकर फिर इसको लिक्विड ग्रुप में कन्वर्ट करते हैं, और फिर इसको गर्म करते हैं, और फिर इसको गर्म करके फिर इसको कहीं ना कहीं नाइट्रिक एसिड पूरा उड़ा लेते हैं, और इसको फिर से आयन यहाँ पर चला आया। यही काम 2-3 बार करते हैं। इससे फायदा क्या होता है, इससे फायदा ये होता है कि अगर थोड़ा बहुत साइनाइड बचा होगा तो वो साइनाइड जो है HCN के रूप में उड़ जाता है। बस में आगे, अगर गलती से ना उड़ा और अगर आपने सिल्वर नाइट्रेट डाल दिया तो ये AgCN बना लेगा,
और ये AgCN बना लेगा कि ये भी व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। तो अगर आपको व्हाइट पीपीटी दिखाई दे रहा है तो ये व्हाइट पीपीटी AgCl का है, ये AgCN का है, हमें कैसे मालूम चलेगा? बस में आगे अगर व्हाइट पीपीटी मिला, केवल इतना काम करके व्हाइट पीपीटी मिला तो हमको तो ये दिखेगा ना कि भाई व्हाइट मिला है, लेकिन वो व्हाइट AgCl का है, AgCN का है, हमें कैसे मालूम चलता है? तो इसीलिए पहले हम CN को हटाते हैं, और CN अगर पूरी तरह से हट गया और फिर अगर व्हाइट पीपीटी आया तो ये क्या इंडिकेशन है? क्लोरीन है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि द सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट इज फर्स्ट बॉइल्ड विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड टू डिकम्पोज साइनाइड और सल्फाइड। बस में आगे कि अगर साइनाइड सल्फाइड अगर थोड़े बहुत रह गए हैं तो उन पार्टिकलों को पहले डिकम्पोज करेंगे, उड़ाएंगे, एससीएन ग्रुप में उड़ गया और ये निकल गया सोडियम फ्यूजन वगैरह से, उसके बाद हम कहने के लिए साइकिल टेस्ट करेंगे जिससे कि कोई इंटरफेरेंस मतलब ना मिले। इंटरफेरेंस ना मिले मतलब कि हमें AgCN मिला है या AgCl मिला है, इन पर्टिकुलर के बेसिस जो कंफ्यूजन आ रहा है उस कंफ्यूजन को प्रॉपर हम निकाल पाए। बस में आगे चलिए, तो टेस्ट आपने देख लिया, अब कौन सा बचा है? फॉस्फोरस बचा है ना। और जब फॉस्फोरस का टेस्ट करना होता है तो यहाँ पे आपको जो डालना होता है अमोनियम मॉलिब्डेट। तो जब कहानी के अंदर सोडियम फ्यूजन के कोरस्पॉन्डिंग आपने यहाँ से फॉस्फेट वगैरह बना रखा है, फॉस्फोरस होगा इस रूप में निकल जाएगा, और यहाँ पे जब आपने यहाँ पर अमोनियम मॉलिब्डेट डाला तो इसके कोरस्पॉन्डिंग ये बना लेता है अमोनियम फॉस्फोमॉलिब्डेट। और जो अमोनियम फॉस्फोमॉलिब्डेट बना लेगा और ये येलो कलर का होगा तो ये इंडिकेट करता है कि सिस्टम के अंदर कहीं ना कहीं फॉस्फोरस है। चल लिख लो टेस्ट ऑफ फॉस्फोरस। अब ये रिएक्शन लिख लेना, टेस्ट ऑफ फॉस्फोरस येलो पीपीटी। हाँ करना है तभी लिखवाया है, एनसीईआरटी में है। पूछा नहीं है इसका मतलब ऐसा नहीं है कि पूछ भी नहीं सकता है, ठीक है। जो आपके सिलेबस में है उसकी तैयारी मन से करिए, ठीक है। जो सिलेबस में नहीं है उसको भले ही छोड़ दिए, लेकिन एनसीईआरटी के बुक में है मतलब प्रॉपर आना चाहिए। यही पूछ रहे कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं हम फॉस्फोरस के टेस्ट के लिए, तो क्या यूज करना है? अमोनियम मॉलिब्डेट। और सारा रिएक्शन दिखाने का मकसद ये है कि अब फालतू फालतू चीजें तो बड़ी बात कॉमन बार पूछ लिया है, अब हो सकता है थोड़ा रिएक्शन वगैरह को मिलाकर इन पर्टिकुलर के बारे में भी पूछ ले, तो ये इंफॉर्मेशन भी याद रखिएगा। चलिए, इतनी कहानी के कॉरस्पॉन्डिंग आपको ये पता चल गया कि कंपाउंड किस तरह का है। बस अब ये पता चल गया एलिफेटिक है या एरोमेटिक है, आपको ये पता चल गया डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है या नहीं है, आपको ये पता चल गया कि सिस्टम में नाइट्रोजन है या नहीं है, ठीक है, सल्फर है या नहीं है, हेलोजन है या नहीं है, आपको ये पता चल गया। लेकिन अगर नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन किस रूप में है? क्या ये अमाइड के रूप में है, क्या ये नाइट्रो के रूप में है, क्या ये अमीन के रूप में है, ये हमें कैसे मालूम चलेगा? बस में आगे नाइट्रोजन है ये तो पता चल गया, लेकिन वो जो नाइट्रोजन है वो किस रूप में है? क्या नाइट्रो के रूप में है, क्या वो आपका अमाइड के रूप में है, क्या वो आपका अमीन के रूप में है, हमें कैसे मालूम चलेगा? अमीन के रूप में है तो क्या वो प्राइमरी अमीन के रूप में है, सेकेंडरी अमीन के रूप में है, टर्सरी अमीन के रूप में है, हमें कैसे मालूम चलेगा? तो इसे मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं? फंक्शनल ग्रुप टेस्ट। क्या करते हैं? हम फंक्शनल ग्रुप का टेस्ट करते हैं। देखिए टेस्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप, टेस्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप, टेस्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप। आगे बढ़े, चलिए। तो टेस्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप में सबसे पहला आता है टेस्ट ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन। लिखिए टेस्ट ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन। एसिडिक हाइड्रोजन ये क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से डायरेक्टली कनेक्टेड हाइड्रोजन। मतलब अगर हेलोजन से, ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से अगर डायरेक्टली कनेक्टेड हाइड्रोजन है, ये सारे हाइड्रोजन क्या होते हैं? एसिडिक होते हैं। मतलब अगर वाटर का हाइड्रोजन के बारे में सोचें, अल्कोहल के हाइड्रोजन के बारे में सोचें, अमोनिया प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन के हाइड्रोजन के बारे में सोचें, HCl, HBr, HI के हाइड्रोजन के बारे में सोचें, ये सारे के सारे क्या हैं? एसिडिक हाइड्रोजन है। अगर चैप्टर में चले जाए तो फिनॉल हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं? एसिडिक हाइड्रोजन है। बस में इनके टेस्ट की बात कर रहे हैं। कार्बन के रिस्पेक्ट में मैंने आपको दिखाया होगा 3 चीजें याद करनी है। कौन सा है?
टर्मिनल अल्काइन, दूसरा कौन सा था साइक्लोपेंटाडाइईन, तीसरा कौन सा था बीटा डाई कार्बोनिल। याद आ रहा है? तो कार्बन के रिस्पेक्ट में हमने आपको बताया था 3 टर्मिनल अल्काइन, साइक्लोपेंटाडाइईन और बीटा डाई कार्बोनिल, और अदरवाइज जितने भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स अटैच हाइड्रोजन है ये सारे एसिडिक हैं। तो इन्हें चेक करने के लिए क्या करते हैं, हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, टेस्ट ट्यूब के अंदर जो कंपाउंड को टेस्ट करना है वो ले लिया, सोडियम एक्सट्रैक्ट का काम खत्म हो चुका है, बस में आगे। अब हमने एक सोल्यूशन लिया, सोल्यूशन में एक्वस सोल्यूशन लेते हुए हम जो कंपाउंड हमको दिया हुआ था वो यहाँ पर डाल दिया, और डालने के बाद हम यहाँ से कर क्या रहे हैं, हम यहाँ पर सोडियम मेटल डालते हैं। और जब सोडियम मेटल डालते हो तो होता क्या है कि यहाँ से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है, और अगर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुआ तो इंडिकेट क्या करता है, इंडिकेट करता है कि सिस्टम के अंदर एसिडिक हाइड्रोजन है। बस में आगे कि किसी अननोन कंपाउंड में सोडियम डालने से अगर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है तो क्या इंडिकेट करता है कि सिस्टम के अंदर एसिडिक हाइड्रोजन है। चलिए अब सोचते हैं, अगर मान लो एक कंटेनर है, टेस्ट ट्यूब है, उसमें हमने सोडियम मेटल डाला, नीचे कोई लिक्विड वगैरह पड़ी होती और एक गैस निकली, तो हमें कैसे मालूम चलेगा जो गैस निकला वो हाइड्रोजन गैस है? हो सकता है कार्बन डाइऑक्साइड हो। हाँ, क्या करते हैं, हाँ पॉप साउंड आ जाता है, आवाज करता पॉप पॉप, ऐसा कुछ करता है नहीं, क्या करते हैं, कैसे पॉप साउंड आता है? उसको जलाते हैं। हाँ उसको जलाते हैं, तो किसको जलाते हैं, कंपाउंड को? आधा उधर ज्ञान नहीं है। क्या करते हैं, तो गैस कैसे निकल रहा है, ऐसे निकल रहा है, ही लगा दोगे? नहीं, क्या करेंगे, दिमाग लगाते हैं। दिमाग कैसे लगाते हैं, एक बॉइलिंग ट्यूब लेते हैं और बॉइलिंग ट्यूब लेके इसके ऊपर ऐसे रख देते हैं, ठीक है, इसके ऊपर रख दोगे और यहाँ से गैस निकल रही है, तो गैस कहाँ जाएगी, बॉइलिंग ट्यूब में। तो बॉइलिंग ट्यूब में पहले गैस को कलेक्ट करते हैं, और कलेक्ट करने के बाद और जो गैस मिला है उसको कैंडल के पास लेके जाते हैं, और जो कैंडल के पास लेके जाते हैं तो वो आपका पॉप साउंड आता है। वो पॉप साउंड इंडिकेट करता है कि जो गैस है ये गैस कौन सा है, हाइड्रोजन गैस है। तो इसके बेसिस पे कुछ ऑब्जर्वेशंस की बेसिस पे हम एनालिसिस करते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्या हुआ कि अगर कोई अननोन कंपाउंड के अंदर एसिडिक हाइड्रोजन है या नहीं है इसे पता करना है, तो इसमें सोडियम मेटल डालते हैं, और सोडियम मेटल डालने से अगर हाइड्रोजन गैस निकला तो इंडिकेट क्या करता है, एसिडिक हाइड्रोजन है। तो ये तो हो गई कहानी, लेकिन दिक्कत क्या है, आप जिस शहर में रहते हो वो दिक्कत है। वो शहर कौन सा है, कोटा। वो दिमाग लगाता है, क्योंकि जितने आईटी वाले हैं आईटी में पढ़ने की तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं, वहां जाते हैं और फिर से चले आते हैं टीचर बनने। तो जो अच्छा ब्रेन है वो कहीं ना कहीं तो काम आएगा, तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन क्रिएट करता है। और क्वेश्चन कैसे क्रिएट करता है, ये पकड़ लेता है, मोल घुसा देता है, फिजिकल केमिस्ट्री मिला देता है। बस में आगे एक मोल कितने लीटर गैस, कितना 22.4 लीटर। तो कहेगा कि इसके ऊपर रिएक्शन करो कितना मोल निकलेगा, बस में गैस। जैसे मान लो ऐसे दे दिया, ऐसे दे दिया, यहाँ OH है, यहाँ OH है, यहाँ CHO है, यहाँ OH है, यहाँ OH है, यहाँ OH है, 1 2 3 4 5 6 ग्लूकोज का बिना हमने स्टीरियोकेमिस्ट्रिक स्ट्रक्चर बना दिया। इसके अंदर कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हैं, एसिडिक हाइड्रोजन है। हाँ अब देखो कितने हैं, अरे तुक्का मत मार भाई, 1 2 3 4 5, 5 ही एसिडिक हाइड्रोजन है। और जो 5 एसिडिक हाइड्रोजन है और इसमें सोडियम मेटल का रिएक्शन कराओगे तो इसका 1 से हाफ निकला है, तो 5 से कितने निकलेगा, 5/2, 5.5 नहीं 2.5 बोलते हैं इसको, ठीक है, 5/2, 2.5। तो कितने मोल निकला, कितने मोल निकला, 2.5 मोल, ठीक है। लीटर में कन्वर्ट कर दो तो 22.4 से मल्टीप्लाई कर दो, उतने लीटर हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। तो जितने भी एसिडिक हाइड्रोजन होंगे उतना इंटू 11.2 को मल्टीप्लाई करके उतना लीटर निकाल लोगे। तो कभी कभी होता है कि मोल वाइज लेके क्वेश्चन पूछ लेगा, कभी कभी हो सकता है लीटर वाइज लेके क्वेश्चन पूछ लेगा। तो केयरफुल रहिएगा, इससे जो निकलता है वो कितना निकलता है, हाफ मोल। क्लियर, जितने भी सिस्टम के अंदर एसिडिक हाइड्रोजन होंगे इंटू हाफ। जैसे मान लो ऐसे ले लेते हैं फिनॉल, तो फिनॉल के अंदर कितने एसिडिक हाइड्रोजन है, कितना है, एक है। तो इसका अगर रिएक्शन अगर मान लो सोडियम मेटल से करा दें तो कितनी मोल हाइड्रोजन गैस निकलेगा, मोल, हाफ मोल। बस पूछना तुम्हारा नाम क्या है, ये मत बोलो कि पापा मेरे आकाशवाणी में काम करते हैं तुम्हारा नाम क्या है ये पूछा गया है। बस में आगे तो मोल में क्या हो गया, हाफ मोल। बस में आगे इसी तरह अगर यहाँ पे मैं COOH भी लगा दूं, अब कितने मोल हो गए, 1 मोल। हाँ, हाफ पर हाफ कितने हो गए, 1 मोल। तो जितने भी एसिडिक हाइड्रोजन है इसके बेसिस पता कर लेना है, और इसके बेसिस पता करते हुए इनटू हाफ आपको मल्टीप्लाई करते हुए नंबर निकाल देना है। तो कोचिंग वाले ऐसे बड़े बड़े स्ट्रक्चर देते हुए भी इसके क्वेश्चन बना लेते हैं।
लेकिन पुराना इतिहास कंपटीशन का है वो केवल इतना है कि एसिडिक हाइड्रोजन को टेस्ट कैसे करते हैं। तो एसिडिक हाइड्रोजन को टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं, सोडियम मेटल डालते हैं। क्लियर है? चलो बनाओ, लिखो। ना भाई, अब केजरीवाल साहब आएंगे बोलेंगे बनाना। केजरीवाल साहब क्या आजकल तो उनका एक डायलॉग है, आगे चले बढ़े बढ़ो ना भाई, ऐसा कुछ कहते हैं नहीं कहते हैं? हाँ शुरू करना वही काफी यूट्यूब पे हाईलाइटेड है चलिए, तो ये बनाना मतलब एक अलग नाम आ गया ना, बनाना मतलब केला वाली फीलिंग आ गई बनाना चलिए लिखिए, आगे बढ़े। चलिए, तो यहां से आपने ये पता कर लिया बेटा कि एसिडिक हाइड्रोजन है या नहीं है। लेकिन दिक्कत क्या है कि एसिडिक हाइड्रोजन बहुत सारी जगहों पे है, अल्कोहल में भी है, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी है, अमीन में भी है, टर्मिनल अल्काइन में भी है, बहुत सारी जगहों पे है। अब हमको चेक करना है कि भाई अल्कोहल है या नहीं है, बस में आगे। तो उसके लिए हम जिसकी बात करेंगे वो कौन सा होगा, टेस्ट ऑफ एल्कोहलिक ग्रुप। देखिए, टेस्ट ऑफ एल्कोहलिक ग्रुप। चलिए यहां पे आइए, तो टेस्ट ऑफ एल्कोहलिक ग्रुप मतलब सिंगल बॉन्ड कार्बन और इसके ऊपर OH। जो अल्कोहल की बात करें तो मतलब क्या है, सिंगल बॉन्ड कार्बन इसके ऊपर OH, बस में आगे। इसको क्या बोलना है, अल्कोहल। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड उसके ऊपर OH, उसको क्या बोलते हैं, इनॉल। बेंजीन इसके ऊपर OH, CO इसके साथ OH, SO2 उसके साथ OH। तो हम टेस्ट किसका कर रहे हैं, अल्कोहल। मतलब सिंगल बॉन्ड कार्बन इसके ऊपर OH, और जो सिंगल बॉन्ड कार्बन इसके ऊपर OH है, तो हमने यहाँ पर सॉल्यूशन ले लिया है, सॉल्यूशन ले लिया है। इसके ऊपर सेरिक अमोनिकल नाइट्रेट डालते हैं, सेरिक अमोनिकल, अमोनिकल नाइट्रेट, सोडिक अमोनिकल नाइट्रेट डालते हैं। और यहां से अगर येलो पीपीटी मिला, येलो पीपीटी मिला, ये इंडिकेट क्या करता है, ये इंडिकेट करता है कि सिस्टम के अंदर अल्कोहल है। दूसरा, ये जो अल्कोहल है ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है, इसे कैसे पता करोगे, तो इसे पता करने के लिए हम एक रिएक्शन जो आपने पढ़ा है, कौन सा है, लुकास रिएजेंट। हम यहाँ पर लुकास रिएजेंट, लुकास रिएजेंट का हेल्प लेते हैं। ये क्या होता है, गुड, एनहाइड्रस ZnCl2 साथ में HCl ये डालते हैं। तो अगर आपने यहाँ पे सॉल्यूशन लिया और सॉल्यूशन के ऊपर लुकास रिएजेंट डाला और यहाँ से अगर इंस्टेंट टर्बिडिटी हमको दिखाई देती है, तो इंडिकेट करता है टर्सरी अल्कोहल है, बस में आगे। लेकिन इतना करने से अगर हमको नियर अबाउट अगर मान लो 2 से 5 मिनट का टाइम लेता है, तो इंडिकेट क्या करता है, ये इंडिकेट करता है सेकेंडरी अल्कोहल है। और अगर नियर अबाउट 30 मिनट के आसपास का टाइम लेता है, ये बहुत ज्यादा टाइम लेता है, ये इंडिकेशन क्या है, प्राइमरी अल्कोहल है। तो केवल ये पता करना कि अल्कोहल है या नहीं है, तो इसके लिए क्या करते हैं, सेरिक अमोनिकल नाइट्रेट डाल देते हैं। लेकिन इसको डिफरेंशिएट करना कि भाई प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्सरी हो, इसके लिए हेल्प किसका लेते हैं, लुकास रिएजेंट। याद रहेगा, चलो बनाओ, लिखो। इनऑर्गेनिक में दिखा देंगे अभी तुमको यहाँ फॉर्मूला, फिर तुमको ये रिएक्शन पढ़ना पड़ जाएगा, ठीक है, लिखो बनाओ। बना लोगे, एनसीईआरटी में जिक्र नहीं है, लेकिन कोचिंग वगैरह मॉड्यूल्स में आपको दिखाई देगा, तैयार रहिएगा। एनसीईआरटी केवल फोकस किस पे करता है, लुकास पे। दिखा देंगे, अभी तो इसको तो बना ले, क्योंकि अगर यहाँ दिखाएं मतलब क्या है, तुम्हारा फोकस उस पे मेन चला जाएगा, और जो काम का नहीं है उस पे गया, और जो काम का है वो छूट जाएगा। इसलिए मेन नोट्स वो जिसमें मेन काम की चीजें चले। चले आगे बढ़े। तो अल्कोहल के लिए यूज क्या किया, सेरिक अमोनिकल नाइट्रेट। प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है, इसे पता करने के लिए कौन सा लिया है, लुकास रिएजेंट, LR। LR मतलब लुकास रिएजेंट। क्या हुआ, टुकड़े बाय टुकड़े इधर उधर फैला हुआ है, एक जगह कहीं प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नाम की कोई चीज नहीं है। चलिए, जैसा अमीन्स वगैरह आएगा तो अमीन्स का टेस्ट वहां दिख जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड वहां दिख जाएगा, फिनॉल चैप्टर में दिख जाएगा, सब इधर उधर बिखरे पड़े हुए हैं, इसलिए एनसीईआरटी डिफिकल्ट बना देता है। चलिए एनालाइज करिए।
जो टेस्ट अब अल्कोहल की बात कर रहे हैं, मतलब सिंगल बॉन्ड कार्बन, इसके ऊपर OH की बात कर रहे हैं। अब बेंजीन और उसके ऊपर OH, तो बेंजीन और उसके ऊपर OH, उसको क्या बोलते हैं? फिनॉल। बस में आगे। और जब फिनॉल के टेस्ट की बात कर रहे हैं, मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये बेंजीन का है और इसके ऊपर OH की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या करते हैं कि हम एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं और इसमें फेरिक क्लोराइड डालते हैं, और जो न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड डालोगे यहाँ से आपको कलर्ड PPT दिखाई देता है। तो ऐसा आता है कि इंडिकेशन किसका है? फिनॉल का है। बस में आगे। इसका कलर इस बात पर डिपेंडेंट होता है कि इस फिनॉलिक ग्रुप में क्या एडिशनली कोई चीज लगी है नहीं लगी है, कि इसमें कुछ एडिशनली चीजें लगी होगी तो उसके बेसिस पे कहीं ना कहीं कलर बदलता रहता है। इसलिए नॉर्मल पिक्चर दिमाग में बैठाइए कि एक्वस सॉल्यूशन में फेरिक क्लोराइड डाला और इसके बेसिस पर कलर PPT आया, तो इंडिकेशन किसका है? फिनॉल का है। तो फिनॉल का टेस्ट होता है फेरिक क्लोराइड। बस में आगे। और अल्कोहल का टेस्ट क्या होता है? सेरिक अमोनिकल नाइट्रेट या मीन लुकास रिएक्शन। तो लुकास रिएक्शन अल्कोहल के लिए यूज करना है और फेरिक क्लोराइड आपको फिनॉल के लिए यूज करना है। याद रहेगा? चलिए बनाइए। चलिए यहां पे ये कह रहा था बेटा, अल्कोहल के लिए हमको यूज करना है लुकास रिएजेंट और फिनॉल के लिए यूज क्या करना है? फेरिक क्लोराइड। आईटी ने एक बार एडवांस में एक ऐसा क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, कोरोना काल में, ठीक है, जिसमें इन्होंने, क्योंकि कोरोना काल था इसलिए बच्चे बहुत ज्यादा दिमाग लगाए नहीं, उनका काम चल गया। लेकिन वही अगर फ्यूचर में कभी पूछा होता या पास्ट में कभी पूछा होता तो हो सकता था बवाल था। ठीक है, चले उस समय थोड़ा सा लोग दबे दबे थे इसलिए ज्यादा बवाल मचाया नहीं, समझिएगा। ये जो न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड टेस्ट है, ये टेस्ट केवल फिनॉल का नहीं होता है, ये न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड आपका टेस्ट इनॉल का भी होता है, कि अगर सिस्टम में इनॉलिक ग्रुप है या नहीं है। बस में आगे इसको ही पता करना होता है तो हम किसकी बात करते हैं? न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड। तो न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड तुम्हारे लेवल पे, NCERT के लेवल पे फिनॉल है, लेकिन अगर अच्छे लेवल पे जाएं तो फिनॉल भी है और साथ में इनॉल भी है। चलिए इसको पॉइंट ग्रुप पे लिख लो। न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड is also a test of enolic group, also a test of enolic group. Neutral ferric chloride is also a test of enolic group. क्यों बच गए थे? उन्होंने कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा था कि ये नाम, इसका एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया था और बोला था इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का कोई कंपाउंड है, बस में आगे इसके ऊपर न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्शन करने से पॉजिटिव टेस्ट देता है, बस में आगे। और उसके बाद बोला था कि इसके कितने स्ट्रक्चर हो सकते हैं उन्हें बताइए, बस में। अब वो भी ऑप्टिकली एक्टिव हो सकते हैं उसे बताइए। तो उन्होंने अपना सारा का सारा आंसर जिसको लेकर बनाया था वो केवल और केवल क्या था? फिनॉल, बस में आगे। लेकिन उसके अंदर इनॉल भी पॉसिबल था, जैसे मैंने टॉटमरिज्म आपको पढ़ाया होगा, और टॉटमरिज्म में हमने ऐसे भी टॉटमर्स पढ़ाए होंगे, ऐसे पढ़ाए होंगे, तो क्या ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक है या नहीं है? है। और इसके बेसिस पर अगर इसका टॉटमरिक स्ट्रक्चर बनाए हैं तो क्या वो टॉटमरिक स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा? नहीं बनेगा? बनेगा। और जब ऐसा बनेगा तो सिस्टम का अंदर इनॉलिक ग्रुप है या नहीं है? है। तो ये पर्टिकुलर भी इस न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड का टेस्ट पॉजिटिव देते हैं, बस में आगे। तो उन्होंने इस वाले सेगमेंट को छोड़ दिया था और जिसको लेकर अपना आंसर बताया था वो कौन सा है? केवल फिनॉल, बस में आगे। तो केवल फिनॉल था, चूंकि ऑप्शंस बनाने थे इसलिए बन गया था। लेकिन अगर रियल में अगर देखा जाए तो फिनॉल और इनॉल दोनों का टेस्ट है, इसलिए ये इंडिकेशन भी है कि आने वाले समय में आईटी अपने करेक्शन को करेगा, बस में आगे। मतलब तैयार रहिएगा कि अगर उसने गलती किया तो ऐसा नहीं कि गलती को आगे एक्सटेंड करता रहेगा। इंसान अपनी गलती को छुपाता है, लेकिन किसी से अगर कोई अच्छी चीज क्रिएट करनी होती है और पास्ट में किसी से गलती हो गई हो तो इंसान क्या करता है? उस गलती को हटा लेता है। तो फ्यूचर में मान के चलिएगा ये एक अच्छा क्वेश्चन कभी ना कभी क्वेश्चन के रूप में आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो बात करते हैं बेटा वो था टेस्ट ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल मतलब जब कार्बोनिल की बात करें तो कहानी के अंदर एल्डिहाइड और कीटोन दोनों होगा, बस में आगे चले गए। टेस्ट ऑफ कार्बोनिल ग्रुप नहीं आज का, हाँ आज का लास्ट नहीं, ये अभी लास्ट नहीं है, मतलब ये चैप्टर लास्ट है POC। नहीं आज का तो यही है ना, आज का ये मतलब आज पूरा स्लाइड तो नहीं, हाँ पूरा स्लाइड होगा 15-20 मिनट और लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे, बस क्वेश्चन दिखा देंगे कैसा है, क्योंकि आईटी एडवांस जो क्वेश्चन पूछता है उसमें रिएक्शन की मिक्सिंग भी है, तो केवल आपको दिखा देंगे, इसमें ज्यादा है नहीं बेटा। ये नंबर जरूर आपको 49 दिखाई दे रहा है लेकिन इतना है नहीं, ठीक है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। चलिए आगे आते हैं। टेस्ट ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, देखिए समझिएगा। टेस्ट ऑफ कार्बोनिल में एक रीजन आपको दिमाग में रखना है कि अगर कोई सॉल्यूशन है इसके ऊपर 2,4-DNP 2,4 डाइनाइट्रोफिनिल हाइड्रोजन अगर ये डालते हैं तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या होता है? इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपका येलो पीपीटी का फॉर्मेशन होगा। ये क्या इंडिकेट कर देगा?
ये इंडिकेट करता है कि सिस्टम के अंदर एल्डिहाइड या कीटोन है। बस में आगे चलो बनाओ। आगे बढ़े। इसे 2,4-DNP को एक नाम दिया जाता है जो मेडिकल वाले एक बार दिया है, वो क्या है? ब्रेडिस रिएसेंट। तो ये नाम मेडिकल ने पास्ट में यूज किया है कि ब्रेडिस रिएसेंट क्या है। तो ब्रेडिस रिएसेंट किसका टेस्ट है? तो आपको ध्यान रखना है कि एल्डिहाइड या कीटोन है क्या, फिर 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रासी। चलिए अब समझिए, यहाँ की कहानी से आपका एल्डिहाइड और कीटोन दोनों हो गया है। यहाँ की कहानी से क्या हो गया है? एल्डिहाइड कीटोन दोनों हो गया है। अब हम चाहते हैं केवल एल्डिहाइड का टेस्ट करना, बस में आपकी कीटोन का टेस्ट नहीं करना। अगर सिस्टम में एल्डिहाइड कीटोन को डिस्टिंग्विश करना है तो एल्डिहाइड के लिए कौन सा रिएजेंट पढ़ा है? टॉलेंस, दूसरा फेहलिंग, तीसरा बेनेडिक्ट, चौथा से उन्हीं को यूज करेगा। बस में चलेंगे टेस्ट ऑफ एल्डिहाइडिक ग्रुप। टेस्ट ऑफ एल्डिहाइडिक ग्रुप, टेस्ट ऑफ एल्डिहाइडिक ग्रुप। तो इसमें 4 नाम आते हैं। एक नाम आता है टॉलेंस रिएसेंट, टॉलेंस रिएसेंट। दूसरा आता है फेहलिंग सॉल्यूशन, दूसरा कौन सा है? फेहलिंग, फेहलिंग सॉल्यूशन। बी फेहलिंग, फेहलिंग सॉल्यूशन। तीसरा जो आता है होता है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। चौथा होता है जिसको बोलते हैं सिफ बेस, ये सिफ रिएसेंट, रिएसेंट। तो जब इनको डालते हैं तो इसके कोरस्पॉन्डिंग हम बात करते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट, और इसके कोरस्पॉन्डिंग हम बात करते हैं रेड पीपीटी। मतलब अगर कहानी में फेलिंग सॉल्यूशन डाला तब भी रेड, बेनेडिक्ट डाला तब भी रेड, सिर्फ रिएजेंट डाला तब भी रेड। चलिए अब यहां पे एक नाम आया सिल्वर मिरर। ये क्या होता है? ये क्या होता है समझिएगा। हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया, इस टेस्ट ट्यूब में अननोन कंपाउंड भरा हुआ है, और बाहर से हमने यहाँ पे सिल्वर अमोनिकल नाइट्रेट डाल दिया। सिल्वर अमोनिकल नाइट्रेट वो क्या है? टॉलेंस रिएजेंट। तो जब इसके अंदर टॉलेंस रिएजेंट डाला, इनके बीच में कोई ना कोई रिएक्शन हो रहा है। अब इस रिएक्शन को करते क्या है कि इस पर्टिकुलर जो आपका ये टेस्ट ट्यूब था, इसको हम एक आपका पानी से भरा हुआ कंटेनर वगैरह ले लिया, और इसके अंदर रखते हुए और इस पर्टिकुलर के यहाँ पे हम गर्म करते हैं। इसको बोलते हैं हम ये वाटर बाथ कराते हैं। और जब वाटर बाथ कराते हैं तो इसका मतलब इस पानी की गर्मी से टेस्ट ट्यूब गर्म होगा, और जो पानी के गर्मी से टेस्ट ट्यूब गर्म होगा तो इसी के वॉल पे सिल्वर का डिपोजिशन होना चालू हो जाता है। और इसी के वॉल पे जो सिल्वर का डिपोजिशन होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? सिल्वर मिरर टेस्ट। अब क्वेश्चन आया कि सर इतनी कहानी क्यों कर रहे हो? डायरेक्ट का टेस्ट ट्यूब लिए होते, उसमें एक सॉल्यूशन होता, सिल्वर नाइट्रेट डाल देते और गर्म कर देते, हो जाता सिल्वर, ठीक है, और सिल्वर मिल जाता। तो इतना काम क्यों कर रहे हो? क्यों इस पानी को लेकर फिर गर्म कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? इंसान क्या होता है उसके अलावा? नाजुक है ना। और जब नाजुक है तो इसका मतलब इसको जो गर्म किया, और इसका मतलब वो क्रैक हो गया और फूट गया। बस में आगे तो क्या वो गर्म चीज हमारे बॉडी के ऊपर कहीं आ सकती नहीं? आ सकती है, आ सकती है। तो इसी से बचने के लिए, प्रिकॉशन के लिए हम इसको वाटर बाथ में लेकर गर्म करते हैं, और गर्म करके इसके कलर को देख लेते हैं। बस में आगे तो ओवरऑल सिल्वर का डिपोजिशन होना और सिल्वर का चमकना, इसलिए इस पर्टिकुलर रिएक्शन का नाम क्या हो जाता है? सिल्वर मिरर टेस्ट। बस में आगे तो कहीं कहीं आपको लिख देगा कि कौन सा सिल्वर मिरर टेस्ट देगा, तो इनडायरेक्टली बोल क्या रहा है कि जिसके अंदर एल्डिहाइडिक ग्रुप होगा वो टॉलेंस के साथ रिएक्शन करके सिल्वर मिरर दे देगा। बस में आगे समझिएगा। तो एल्डिहाइड का टेस्ट पॉजिटिव है, 2,4-DNP पॉजिटिव है, इंडिकेशन क्या है? एल्डिहाइड है। 2,4-DNP पॉजिटिव है और एल्डिहाइड का टेस्ट निगेटिव है, इंडिकेशन क्या है? कीटोन है। 2,4-DNP पॉजिटिव है मतलब एल्डिहाइड कीटोन दोनों है, लेकिन साथ साथ कह रहा है कि एल्डिहाइड पॉजिटिव है मतलब एल्डिहाइड का टेस्ट है। लेकिन अगर एल्डिहाइड का टेस्ट निगेटिव है और 2,4-DNP पॉजिटिव है, ये क्या इंडिकेशन है? कीटोन है। बस में आगे। अब उसी कीटोन में एक कीटोन और जिसके अंदर सोचिए कि अगर कोई कंपाउंड है, इस कंपाउंड के अंदर आयोडीन डाल दिया और NaOH डाल दिया, और यहां से अगर क्लोरोफॉर्म या आइडोफॉर्म निकल रहा है, CHI3 येलो कलर का अगर आपको पीपीटी दिखाई देता है, ये क्या इंडिकेट करता है? ये तो बना दिया बेटा,
ये कौन सा कंपाउंड है? ये वो कंपाउंड है जिसके अंदर या तो ये मौजूद है या वो कंपाउंड है जिसके अंदर या तो ये मौजूद है। याद आया? तो प्रेजेंस ऑफ दिस कंपाउंड, ये ग्रुप या प्रेजेंस ऑफ दिस ग्रुप, इसको कैसे पता करते हो? इसको पता करते हो आइडोफॉर्म। कीटोन है, लेकिन क्या वो कीटोन ये वाला कीटोन है या वाला कीटोन ये वाला कीटोन है, हमें कैसे मालूम चलेगा? बस में आगे, तो इसको पता करने के लिए लेते कौन सा है? हेलोफॉर्म रिएक्शन। बस में आगे, इसको क्या बोलोगे? कि टेस्ट ऑफ मिथाइल कीटोन। क्या बोलना है? टेस्ट ऑफ मिथाइल कीटोन। ये सिस्टम में क्या लास्ट में CH3 है या नहीं है, इसे पता करने के लिए क्या बोलते हैं? टेस्ट ऑफ मिथाइल कीटोन। एक जगह लिख लो टेस्ट ऑफ मिथाइल कीटोन, और आगे लिख सकते हो हेलोफॉर्म टेस्ट या आइडोफॉर्म टेस्ट, टेस्ट ऑफ मिथाइल कीटोन। बस 10 मिनट और लेंगे बेटा, फिर छोड़ेंगे, मैक्सिमम 11, ठीक है? चल, टेस्ट ऑफ मिथाइल कीटोन। कि बस फंक्शनल ग्रुप ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसी के ऊपर फोकस करना। 4-5 फंक्शनल ग्रुप और हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेस्ट ऑफ मिथाइल कीटोन। तो जहां भी कहीं सिस्टम में COCH3 है, बस में आगे, या CHOHCH3 है, अगर इसको पता करना है तो हम करते क्या है? आयोडीन और साथ में बेस, और इतना डालने से अगर येलो पीपीटी आता है तो इंडिकेट करता है ये है। एनालाइज करिए। एल्डिहाइड कीटोन के लिए ये ब्रेडिस रिएजेंट डालकर येलो पीपीटी से चेक कर लिया। स्पेसिफिक एल्डिहाइड के लिए 4 टेस्ट कर लिए। पहला कौन सा था? टॉलेंस, दूसरा फेलिंग, तीसरा बेनेडिक्ट, चौथा सेट। ठीक है, ये नहीं है 2,4-DNP पॉजिटिव दे रहा है, इंडिकेशन क्या है? कीटोन। कीटोन में क्या CH3CO वाला ग्रुप है या नहीं है, इसे पता कर लिया। कैसे कर लिया? आइडोफॉर्म टेस्ट। बस में आगे, जब एल्डिहाइड कीटोन से निकल गए तब जिसकी बात होती है वो कौन सी है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड अभी थोड़ी देर पहले शुरू में हमने POC की शुरुआत में बता दिया था, वो कौन सा है? सोडियम बाइकार्बोनेट। कि अगर आपने सॉल्यूशन लिया है, इसी सॉल्यूशन में अगर हमने यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट डाल दिया और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इफर्वेसेंस निकल रहा है, इंडिकेट क्या करता है? कि सिस्टम के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड है। बस में आगे, चले बनाइए। तो सोडियम बाइकार्बोनेट डालने से अगर कार्बन डाइऑक्साइड निकला तो इंडिकेशन किसका है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। और इसमें एक अच्छा क्वेश्चन कोचिंग वाले पूछते हैं, तो सारा दिमाग कहाँ है? कहाँ है? दिमाग वाले लोगों के पास है। और दिमाग वाले लोग कहाँ हैं? इसी सोसाइटी में इधर उधर बिखरे हुए हैं, हर एक सेगमेंट में। हर एक सेगमेंट में है। तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट का रिएक्शन करते हैं और एक कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। एक अच्छा क्वेश्चन, ये वाला कार्बन डाइऑक्साइड निकला है या ये वाला कार्बन डाइऑक्साइड निकला है? यहां से कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल सकता था और यहां से कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल सकता था। कौन सा वाला कार्बन डाइऑक्साइड है? ये वाला है, ये वाला है? बच्चा फंस गया। इसके लिए लेबलिंग करता है, और लेबलिंग करता है और इस कार्बन को कार्बन 14 से लेबल कर देता है, और एक्सपेरिमेंटली देख लेता है कि अगर वो लेबल्ड वाला निकला मतलब यहाँ से निकला है, और बिना लेबल्ड वाला निकला मतलब यहाँ से निकला है। तो एक्सपेरिमेंटली हम क्या देखते हैं कि ये वाला कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ये वाला वाटर निकलता है, और यहाँ से सॉल्ट बन जाता है। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है जो कंपटीशन में पूछा जाता है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड निकला है वो किसका निकला है? सोडियम बाइकार्बोनेट का निकला है या कार्बोक्सिलिक एसिड का निकला है? किसका निकला है? सोडियम बाइकार्बोनेट। याद रहेगा। बच्चा क्या सोचता है कि टेस्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ रहे हैं तो इसका जो निकल रहा होगा, किसका निकल रहा होगा? कार्बन, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड का नहीं है बल्कि सोडियम बाइकार्बोनेट का है। याद रहेगा। चल बनाओ, लिखो। यहां से हो गया RCOONA और साथ में हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, आपका 14 वाला है, और साथ में वाटर। कुशाग्र, फोकस फोकस। खत्म तो हो जाने दे यार, आगे बढ़े। चलिए, तो यहां से आपने कार्बोक्सिलिक एसिड भी देख लिया। ठीक है, टेस्ट अच्छी तरह याद रखिएगा कि सोडियम बाइकार्बोनेट डालते हैं तो क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये कैसे मालूम चलता है? बबल्स निकलते हैं। बस इसी को बोलते हैं इफर्वेसेंस निकलता है। तो इफर्वेसेंस निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड का, इंडिकेशन है कार्बोक्सिलिक एसिड है। बस में आगे चलिए। कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद जो कहानी आई वो किसकी आई? अमीन्स। देखिए, अमीन्स।
बताइए कौन सा टेस्ट पढ़ा है? कार्बाइल कार्बाइलमीन रिएक्शन आपने पढ़ा है कि जब कोई सॉल्यूशन लिया, सॉल्यूशन के अंदर क्लोरोफॉर्म डाला और साथ में बेस डाला, और यहां से अगर फाउल स्मेल निकलती है, फाउल स्मेल निकलती है, एनसी का निकलता है, ये इंडिकेशन किसका होता है? ये इंडिकेशन होता है कि सिस्टम के अंदर NH2 है। कुछ याद आया? कार्बाइल अमीन रिएक्शन पढ़ा है ना? चलिए बनाइए, लिखिए। और सोचिए अमीन आपने ये पता कर लिया कि अमीन है, लेकिन ये अमीन एरोमेटिक अमीन है, एलिफेटिक अमीन है, हमें कैसे मालूम चलेगा? तो इसके लिए यूज क्या करते हैं? इसके लिए यूज करते हैं सॉल्यूशन लिया और इसके ऊपर NaNO2HCl 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डाइजोनियम सॉल्ट बना लिया है, और डाइजोनियम सॉल्ट बनाकर बीटा नेफ्थॉल डाल दिया, और यहां से अगर रेड पीपीटी मिला, ये इंडिकेशन क्या करता है कि एरोमेटिक प्राइमरी अमीन है, एरोमेटिक प्राइमरी अमीन है। यही एरोमेटिक प्राइमरी अमीन डाइजोनियम सॉल्ट बनाएगा, लेकिन क्या एलिफेटिक प्राइमरी अमीन डाइजोनियम सॉल्ट बनाएगा? नहीं। तो इसका यहां से पता कर लेते हैं कि दिया हुआ अमीन है क्या वो एरोमेटिक है या एलिफेटिक है। जो रेड पीपीटी बनाया तो एरोमेटिक है, और रेड पीपीटी नहीं बनाया मतलब एलिफेटिक है। याद रहेगा? चलो बनाओ, लिखो। एरोमेटिक टिक सी इसी के साथ जुड़ा हुआ है, प्राइमरी अमीन 1 डिग्री है। आधे घंटे बढ़ रहे हैं तो दिमाग भी सो रहा है। चलिए बनाइए। बस 15-20 मिनट का खेल था, इसलिए मैंने सोचा तो एक्सटेंड करके खत्म कर लें, नहीं तो पता चला इसके लिए एक लेक्चर और खा जाता हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगर ये प्राइमरी अमीन है, सेकेंडरी अमीन है, टर्सरी अमीन है, इसे कैसे पता करोगे? तो इसे पता करने के लिए करते क्या है कि अगर कहानी में प्राइमरी अमीन है तो हम इस पर्टिकुलर का इसके साथ रिएक्शन कराते हैं। ये HCl निकल गया। अगर ये सेकेंडरी अमीन है तो हम इसी पर्टिकुलर का अगर हम रिएक्शन कराएंगे तो ये कहानी में कुछ इस तरह का किरदार लाएगा। लेकिन अगर ये टर्सरी अमीन है तो क्या इसका कोई भी रिएक्शन इसके साथ होगा? नहीं। तो इसका तो कोई रिएक्शन हुआ नहीं। ये जो रिएक्शन किया तो इसके कोरस्पॉन्डिंग R यहाँ हो गया NH, यहाँ हो गया SO2, और ये बन गया PH। इसमें अगर रिएक्शन करा दे तो हो गया R, ये हो गया NR, और ये हो गया आपके SO2, और यहाँ हो गया PH। ऐसा बन गया। क्या इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है या नहीं है? और एसिडिक हाइड्रोजन है, और इसको अगर किसी बेस के साथ ट्रीट कर दें तो ये बना लेता है सॉल्ट। ये क्या बना लेता है? सॉल्ट। ये बना लिया सॉल्ट। और सॉल्ट क्या पानी में सॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल होता है? सॉल्युबल। तो इस पर्टिकुलर रिएजेंट का एक नाम है, वो नाम क्या है? हिंसबर्ग रिएजेंट। तो ये जो पर्टिकुलर है, देखो, टेस्ट ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमीन, टेस्ट ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमीन बाई हिंसबर्ग रिएजेंट, बाई हिंसबर्ग रिएजेंट, हिंसबर्ग रिएजेंट। तो ये हिंसबर्ग रिएजेंट है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग प्राइमरी अमीन होगा तो फिर इस तरह कंपाउंड बनाएगा, NaOH को डालने से सॉल्युबल हो जाएगा। लेकिन सेकेंडरी अमीन बनाएगा, ये सॉल्युबल नहीं होगा, और टर्सरी अमीन इसके साथ कोई रिएक्शन भी नहीं करेगा। तो इसके बेसिस पर डिस्टिंग्विश कर लेते हैं कि जो अमीन दिया है उसका नेचर प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्सरी है। याद रहेगा? चलो बनाओ, देखो। बढ़े। प्राइमरी अमीन होगा क्या? ये कंपाउंड बनाएगा जिसको एसिडिक हाइड्रोजन है, वो बेस में सॉल्युबल है। सेकेंडरी अमीन ये कंपाउंड बनाएगा जिसको एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, बेस में सॉल्युबल नहीं है। ठीक है। टर्सरी अमीन रिएक्शन नहीं होगा। आगे बढ़े। चलिए अब समझिए, अमीन की कहानी खत्म।
अब नाइट्रोजन ऑर्गेनिक में एक जगह और आता है, वो किस रूप में आता है, नाइट्रो कंपाउंड्स। और जो नाइट्रो कंपाउंड के रूप में आएगा तो कहानी के अंदर क्या करते क्या है, हम यहाँ पे सॉल्यूशन लिए हैं, इसके ऊपर पहले अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं और इसके बाद यहाँ पे टॉलरेंस रिएजेंट डालते हैं, टॉलरेंस रिएजेंट यहाँ डालते हैं और यहाँ से सिल्वर मिरर की बात करते हैं, सिल्वर मिरर की बात करते हैं। तो अगर हमने यहाँ पे पहले अमोनियम हाइड्रोक्साइड के बाद टॉलरेंस रिएजेंट डाला और अगर वो सिल्वर मिरर दिया तो इंडिकेशन किसका है, नाइट्रो का है, याद रहेगा। चलो बनाओ, देखो इस पूरे प्रोसेस को हम जो नाम देते हैं वो क्या है, मोलिकन टेस्ट। हो सकता है मेडिकल वाले तैयार रहिएगा, मोलिकन टेस्ट कल पूछा था, हाँ मोलिकन टेस्ट ये आपसे पूछा जाता है, ठीक है। चलिए बनाइए। तो मोलिकन टेस्ट किसका होता है, नाइट्रो ग्रुप्स का, ठीक है। कोई बात नहीं, एक आगे पीछे लग जाएगा। चलिए, हाँ कर लिया था, उस तुक्के मार लिया होगा। चलिए ठीक है, थोड़ा सा जल्दी ले लें, आगे बढ़े। चलिए तो यहाँ पे हमने ये बोला बेटा कि नाइट्रो के लिए हम करते क्या है कि पहले अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं, बाद में टॉलरेंस रिएजेंट डालते हैं, सिल्वर मिरर मिलता है। इन पूरे काम को जिसने साइंटिस्ट ने किया उनका नाम क्या था, मोलिकन टेस्ट। कौन सा हो गया, मोलिकन टेस्ट। बस में आगे इसके बाद कहानी में जो आता है वो कहानी में कौन आता है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, स्टार्च का क्या टेस्ट है, आयोडीन। बस में आगे, और कोई भी स्टार्च हो तो कोई भी स्टार्च हो इसके लिए करते क्या है कि हम सॉल्यूशन के अंदर हम लेते हैं मॉलिस रिएजेंट, मॉलिस रिएजेंट जो अल्फा नेप्थॉल होता है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर यहाँ पे रेड कलर का पीपीटी आता है, ये इंडिकेट करता है कि सिस्टम के अंदर कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। देखिए याद रखिएगा, मॉलिस रिएजेंट किसका टेस्ट होता है, कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। मोलिकन टेस्ट किसका होता है, नाइट्रो का, ठीक है। ब्रेडिस रिएजेंट किसका होता है, एल्डिहाइड या कीटोन का। चलिए अब लास्ट आते हैं अमीनो एसिड्स। तो अमीनो एसिड्स का जो टेस्ट होता है वो होता है निनहाइड्रेन टेस्ट, निनहाइड्रेन। तो निनहाइड्रेन डालकर यहां से हम कलर की बात हम कर लेते हैं, तो ये इंडिकेट करता है कि इसका अमीनो एसिड। दिखाने के लिए मैंने केवल इस तरह से दिखा दिया है, लेकिन रियल में जो होता है, होता क्या है, हम एक क्रोमेटोग्राफिक पेपर लेते हैं, इसी क्रोमेटोग्राफिक पेपर के ऊपर यहाँ पे मान लो अमीनो एसिड का हमने यहाँ पर लिक्विड डाल दिया है, बस में आगे। और उसके बाद करते क्या है कि हम यहाँ पर एक जार वगैरह लिया, इसके अंदर एसीटोन वगैरह भर लेते हैं और एसीटोन वगैरह भरकर इस पर्टिकुलर को डिप करते हैं। और डिप करने के बाद अब ये धीरे धीरे कैपिलरी एक्शन के थ्रू धीरे धीरे ये भी ऊपर होगा और ये भी धीरे धीरे ऊपर होगा, और इसके बेसिस में आरएफ फैक्टर निकालते हैं और उसके बाद में इसमें निनहाइड्रेन स्प्रे करते हैं, और निनहाइड्रेन स्प्रे करके उसके बेसिस पे कलर आता है, उसके बेसिस पता चलता है कि जो अमीनो एसिड है वो अमीनो एसिड कौन सा है। तो बस आपको नाम याद रखना है कि अमीनो एसिड को पता करने के लिए जो तरीका है उसमें इन्वॉल्वमेंट किसका होता है, निनहाइड्रेन का। बस में क्रोमेटोग्राफी वगैरह नहीं पढ़ा रहे हैं, इसलिए डायरेक्ट केवल नाम दिखा रहे हैं। बस में आगे देखिए, अमीनो एसिड को पता कैसे करोगे, निनहाइड्रेन के कॉरस्पॉन्डिंग। क्रोमेटोग्राफिक पेपर पे यहाँ अमीनो एसिड ले लिया है, ठीक है। यहाँ पे नीचे एक सॉल्वेंट नॉर्मली एसीटोन का ले लेते हैं और इसी एसीटोन का सॉल्वेंट इस क्रोमेटोग्राफिक पेपर को डुबाते हैं, इतना डुबाते हैं कि भाई इसके नीचे ही रहे, इसके ऊपर ना जाए। अब धीरे धीरे एसीटोन ये भी धीरे धीरे कैपिलरी एक्शन से ऊपर जाएगा और ये अमीनो एसिड भी कहीं ना कहीं ऊपर जाएगा। इसके बेसिस पे जो डिफरेंसेस आते हैं उसमें आरएफ फैक्टर निकालते हैं, और उसी आरएफ फैक्टर के बेसिस पे बाद में हम निनहाइड्रेन स्प्रे करके कलर को चेक करके पता कर लेते हैं कि जो अमीनो एसिड है वो कौन सा है। हर अमीनो एसिड के लिए जो आरएफ फैक्टर होता है वो सेम होता है, सॉरी हर अमीनो एसिड का जो आरएफ फैक्टर है वो अलग अलग होता है, उसके बेसिस पे कितना आरएफ फैक्टर आया है वो अमीनो एसिड को बता देता है। बस नाम याद रखिए अभी लैब के कॉरस्पॉन्डिंग कि निनहाइड्रेन किसका टेस्ट है, अमीनो एसिड। अब आया अमाइड, कुछ चीजें बिना किए भी इंसान पता कर लेता है, उसमें कौन सा है, अमाइड। अमाइड का टेस्ट क्या है, हमने कंपाउंड को हाथ में लिया और थोड़ा सा ऐसे ठीक है हिलाया, नाक के पास ले गए, बदबूदार स्मेल आई अमोनिया की, इंडिकेशन क्या है, अमोनिया निकला है, कहां से निकला है, अमाइड से।
बस में आगे हाथ की पे नहीं रखना चाहते हो तो लैब में ले लो और उसको लेकर थोड़ा गर्म कर लो, अमोनिया की स्मेल आ गई और दिन अच्छा हुआ, कंपाउंड लिया हाथ में रखा वैसे ही महक आ रही है। एस्टर, एस्टर है ना फ्रूट स्मेल, तो इसका हाथ में रखने से अच्छी फीलिंग आए, एस्टर है। और थोड़ा गर्म करके अमोनिया की स्मेल आए, ठीक है, वो कौन सा है, अमाइड है। बस में आगे इससे तुमने ये पता कर लिया कि कौन सा कंपाउंड है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। अब लास्ट क्या करते हैं, अगर नाइट्रोजन है और वो अमीन के रूप में है पता कर लिया, नाइट्रोजन है अमाइड के रूप में है पता कर लिया। अब पता करते हैं कि नाइट्रोजन है तो कितना है, क्वांटिटी कितना है, तो उसी में कुछ नाम आता है, बस नाम आपको दिखा रहे हैं, ये सारा फिजिकल का पार्ट है, ठीक है, बस नाम आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। एक जो आता है परसेंटेज में, जब नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन एक आता है डुमास और एक आता है जेल्डाल। बस में आगे तो हम कार्बन हाइड्रोजन को इसके थ्रू पता कर लेते हैं, नाइट्रोजन को हम इनडायरेक्टली, नाइट्रोजन को हम यहाँ पर ये डुमास मेथड के थ्रू पता करते हैं, ये जेल्डाल मेथड के थ्रू पता करते हैं। बस में आगे इसी तरीके से अगर नाइट्रोजन से आप निकल गए, नाइट्रोजन से निकल गए तो बाकी जो चीजें बचती हैं उसमें आपका सिस्टम के अंदर हेलोजन है या नहीं है और कितना है उसको हम पता करते हैं कैरियस मेथड से। बस में आगे उसके बाद अगर हेलोजन आपने निकाल दिया, सल्फर लेवल कुछ फॉर्मूले वगैरह से निकल जाता है, वो फिजिकल में आपने देखा भी होगा, फॉस्फोरस वगैरह इस तरह से कैलकुलेशन से निकल जाता है, ठीक है। और आपका एस्टिमेशन ऑक्सीजन वो ऐसा निकल गया वो सारा, और आपका हेलोजन को हम इस पर्टिकुलर के थ्रू भी कहीं ना कहीं पता कर लेते हैं। बस में आगे तो ओवरऑल जो प्रैक्टिकल की दुनिया है वो इतनी है। लेकिन जब बच्चा 9th क्लास 10th क्लास 11th क्लास 12th क्लास में होता है तो थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट करता है, लेकिन जब वो लैब में चला जाता है और वो बीएससी कर रहा होता है, ठीक है, थोड़ी फील आ जाती है, वो भी लैब में काम कर लेता है। लेकिन जब वो एमएससी में आ जाता है, एमएससी में आ जाता है तो वो लैब में काम करेगा, अब वो जवान हो चुका है और लैब में बातें करता है, ठीक है, लैब में बातें करता है, घूमता है, दोस्ती निभाता है और सारा काम लैब में करता है, ठीक है। और सर ने दे दिया है कि भाई तू पता कर, तो कैसे पता करेगा, काम तो करना ही है ना, बिना काम किए कैसे पता चलेगा। तो काम का जो लास्ट वाला स्टेज होता है, इतने सामने नाइट्रोजन था ये पता कर लिया, कितना था ये पता कर लिया, सारा काम कर लिया। अब हम जो हम सोच रहे हैं वो सही है या गलत है, सब कुछ कर लिया, सारे टेस्ट हो गए, लेकिन एक्यूरेसी पता करना नहीं पता करना है। तो एक्यूरेसी पता करना है तो उसका डेरिवेटिव बनाते हैं कि अगर अमीन है, हमको मालूम है कि एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करेंगे तो अमाइड बनाएगा, तो अमाइड बना लेते हैं और उसका मेल्टिंग पॉइंट निकाल लेते हैं। तो अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट लिटरेचर में दिया हो मेल्टिंग पॉइंट के बराबर है, मतलब हमने जो सोचा है वो सही है। बस में आगे अल्कोहल निकाल लिया है, अल्कोहल का एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करके एस्टर बना लिया, एस्टर का जो मेल्टिंग पॉइंट निकला वही मेल्टिंग पॉइंट अगर यहाँ जो लिटरेचर में दिया है वो है, मतलब क्या है, सही है। तो एग्जैक्ट पता चल जाता है कि हमने जो सोचा है वो सही है या गलत है। अब एमएससी वाला बच्चा क्या करेगा और कैसे टाइम बचाएगा, बिना कुछ किए, इंसान मक्कार है ना, तो क्या करता है, सबसे लास्ट में जो काम है वो सबसे पहले कर लेता है, घुमा फिरा कर हमको मेल्टिंग पॉइंट निकालना है तो मेल्टिंग पॉइंट निकाल लेता है और लिटरेचर में देख लेता है कि कहाँ इतनी मेल्टिंग पॉइंट है और उसी का चेक कर लेता है, हो गया हमारा काम। और बाकी 3 घंटे क्या करता है, अकल बल को मारना, घूमना, मिठाई खाना, समोसा खाना, ये सब चलता रहता है। बस में आगे तो जो आपके काम का है, जो आपसे पूछा जाता है बेटा, बस में आगे वो मेन फंक्शनल ग्रुप का टेस्ट है, वो आपको प्रॉपर आना चाहिए। थोड़ा बहुत मैं दिखा दूं किस तरह का क्वेश्चन आया है, कराऊंगा नहीं, ठीक है। जो कंपटीशन में डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं ध्यान से देखो, एनिलीन दे दिया है, ऑर्थोक्रेसॉल दे दिया है, सिस्टीन अमीनो एसिड दे दिया है और यहाँ कैप्रोलैक्टम दे दिया है और उसका ये सारे सोडियम एक्सट्रैक्ट वाले टेस्ट दे दिए हैं। बस में आगे दूसरा अगर ध्यान से देखो तो इसकी कहानी में आपका टॉलरेंस रिएजेंट दे दिया है, इसका कहीं ना कहीं रिएक्शन दे दिया। तीसरा अगर ध्यान से देखो तो कहानी के अंदर ये कुछ रिएक्शन का इन्वॉल्वमेंट कराया है और रिएक्शन में इन्वॉल्वमेंट कराने के बाद फिर वो आपका प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूज कर रहा है। फिर इधर आ जाओ, इसके रिएक्शन में अगर आ जाए तो मेल्टिंग, ये बॉइलिंग पॉइंट का कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन भी पूछे हैं। सॉल्वेबिलिटी टेस्ट वाली बात हो गई कि स्ट्रॉन्ग बेस के द्वारा और वीक बेस के द्वारा कैसे डिस्टिंक्शन करोगे, किसको करोगे, ठीक है, वो पूछ लिया है। यहाँ पे रिएक्शन का इन्वॉल्वमेंट कराकर पहले इसको तोड़ा है और तोड़ने के बाद सॉल्युबिलिटी वगैरह की बात कर रहा है और इफर्वेसेंस वगैरह की बात कहीं ना कहीं डाल रहा है। मतलब रिएक्शंस वगैरह कराने के बाद उसमें फिर प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मिला लेता है, अमीन्स वगैरह ले लिया, एसिड ले लिया, अल्कोहल्स वगैरह ले लिया, NaOH के द्वारा वो सेपरेट करने की बात यहाँ पर कर रहा है। बस में आगे उसके बाद अगर आ जाए तो यहाँ की कहानी में देखो फिर से वही आपका नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स वगैरह ले लिए हैं और ये आपका सोडियम एक्सट्रैक्ट वाली कहानी को करस्पॉन्डिंग क्वेश्चन बना लिया है। बस एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनाया था, सोचिए क्या कहानी के अंदर नाइट्रोजन है या नहीं है, और जो नाइट्रोजन है तो क्या नाइट्रोजन का टेस्ट देगा या नहीं देगा,
देगा। हर बच्चा चिल्ला चिल्ला के बोलेगा कि नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का टेस्ट देगा, लेकिन बच्चा भूल जाएगा कि नाइट्रोजन जो था वो CN- बनाया था। प्रोसेन ब्लू में CN- था ना, अच्छा कहानी में कार्बन ही नहीं है तो CN कैसे बनेगा? बस में आगे तो कार्बन कंटेनिंग नाइट्रोजन का टेस्ट है, केवल नाइट्रोजन का टेस्ट नहीं है। तो इनमें कार्बन है, इनमें कार्बन है, इनमें कार्बन है, तो ये सब CN बना लेंगे। लेकिन हाइड्रोजन में कार्बन है नहीं है तो ये CN नहीं बनाएगा। तो प्रोसेन ब्लू कलर ये नहीं देगा बल्कि ये तीनों देंगे। एक अच्छा क्वेश्चन इन्होंने यहाँ से बना लिया था। बस में आगे फिर उसके बाद इन्होंने थोड़ी बहुत ये सॉल्युबिलिटी वगैरह बॉइलिंग पॉइंट का कहानी पूछ लिया था फिजिकल प्रॉपर्टी में, और इधर लास्ट इन्होंने फिर से यहाँ पर 2,4-DNP और ये सारे टेस्ट ले लिए थे। बस में आगे तो कहने का मतलब ये बेटा कि कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्ट प्रैक्टिकल से भी आते हैं और कुछ क्वेश्चन रिएक्शन में जा जाके भी आते हैं। कुछ क्वेश्चन में ज्यादा रिएक्शन इन्वॉल्व था इसलिए मैंने यहाँ से हटा भी दिया था। लेकिन कहने का मतलब ये मैंने दिखाया इतना ही नहीं है, इसके अलावा भी 7-8 क्वेश्चन और हैं जो रिएक्शन के साथ साथ मिलाकर पूछे गए हैं। बस में आगे तो घर पर जाकर प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले पार्ट को भी प्रॉपर तरीके से देख लीजिएगा, और खासकर जितने लैब हैं लैब टेस्ट उसको प्रॉपर याद कर लीजिएगा। बना लोगे? और डीपीपीज में जो आपने मेरे ख्याल 77 तक किया है ना, 78 तक किया है। चलिए 71 से लेकर 75 कार्बोहाइड्रेट था, 76 अमीनो एसिड था, 77 आपका ये पॉलीमर था, 78, 79, 80 ये आपका प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। बस में आगे तो कोशिश करिए उन डीपीपीज को भी प्रॉपर तरीके से लगा लीजिए जिससे आपका पीओसी का पार्ट भी प्रॉपर तरीके से हो जाए। बस में आगे और कल से जैसा मैंने बोला है कि प्रॉपर टाइमिंग पे आकर और जो टेस्ट है उसको प्रॉपर दीजिए। और बाकी जो लोग मेरे से पढ़ रहे थे जिन्होंने रिएक्शंस वगैरह नहीं पढ़े हैं उनको प्रॉपर अपने टाइम पे हम वहाँ पर ले लेंगे, और उनकी जो क्लासेस में लूंगा वो आपका 9 बजे यहाँ पे आ जाइएगा आप लोग, ठीक है। इनको पेपर्स वगैरह देकर और सेटल करके फिर आपकी क्लासेस में चालू करूंगा। बस में जो पार्ट बीच बीच में छूटे हुए हैं कुछ लोगों के जो नए नए एडमिशन लिए हैं अभी उनकी बात कर रहा हूँ, तो उनकी जो मुझे पढ़ाना है वो लगभग 9 साढ़े 9 बजे आसपास क्लासेस चालू हो जाएंगी। बाकी सारे बच्चों को मैं एक बार टेस्ट में बैठा कर, क्लियर ना। लेकिन होम ये इंपॉर्टेंट ये बेटा कि अगर आपने टाइम दिया तो आपने देखा होगा कि और भी बहुत लिमिटेड चीजें हैं वही बार बार रिपीट करती हैं, तो कॉन्सेप्ट बन जाता है और नंबर मिलता भी है, क्लियर है ना।